अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने आज जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह की कैलिफेट में बैटल ऑफ सिफिन तक की गुफ्तगू की है। और अभी जो है वो एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप हज़रत अली बाद में रिवाइज़ करवा दीजिएगा। तो हमारे पास एक तो रमज़ान भी नहीं होगा जब हम लोग जो है वो उसके बाद जो है वो पेपर 2 के लिए मीटिंग्स कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि उस वक़्त जो है वो हमारा टाइम ही टाइम होगा इंशाल्लाह। और आप लोग की भी फुर्सत होगी, आपका उर्दू के अलावा कोई काम नहीं रह गया होगा। तो इंशाल्लाह उस वक़्त जो है वो रिवीजन की बात कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है। तो बैटल ऑफ सिफिन हमने क्लास में जो है वो ख़त्म किया। मैं दोबारा उसमें कुछ चीज़ें रिपीट करना चाह रहा था कि हज़रत अली, हज़रत माविया रिज़वानुल्लाह अजमईन के बीच में जो जंग हुई, इसमें हज़रत अली जो है 80 टू 90,000 की फ़ोर्स लेकर आए थे। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला जो है उनकी फ़ोर्सेस जो है कंपैरेटिवली कम थी। जब बैटल चलती है तो बैटल में जो है वो मेजॉरिटी सीनियर सहाबा तो जो है वो न्यूट्रल होकर साइड पे खड़े हुए। 30 सीनियर कंपेनियन जो थे वो जंग में जो है वो शामिल थे। सबने अपने बहादुरी की जौहर दिखाया। समटाइम हज़रत माविया's forces had a momentum, sometimes हज़रत अली's forces had a momentum। लेकिन इवेंचुअली हज़रत अली गॉट द अपर हैंड। हज़रत अम्मार बिन यासिर की शहादत के बाद खास तौर पे, और उसके बाद जो है वो हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु सजेस्टेड बाय हज़रत अमर कि आप हज़रत अली को आर्बिट्रेशन की दावत दें। तो अकॉर्डिंग मैंने अपने वैसे भी रिसोर्सेज में लिखा है कि आर्बिट्रेशन वाज डिमांडेड बाय पुटिंग पेजेस ऑफ कुरान ऑन द लांसेस। तो कहीं आता है कि आर्बिट्रेशन के लिए एक जो है डेलीगेट्स का ग्रुप भेजा गया था हज़रत अली के पास कि लेट्स डिसाइड द मैटर इंस्टेड ऑफ वॉरफेयर, लेट्स डिसाइड द मैटर बाय द आर्बिट्रेशन। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो है वो सपोर्टर्स थे खारजी, जो कि मेन टॉपिक है अभी का, जो हम सुबह इससे नहीं पढ़ सके क्योंकि हमारे पास वक्त कम था और जल्दी में उसको पढ़ाया नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने कहा कि आराम से उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि उसको फिर समझना, और वही बिल्कुल ही नई स्टोरी है। तो उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है, आप वॉल्यूम बढ़ा लें, वॉल्यूम का हमारी तो वॉल्यूम बढ़ा लें, इसमें क्या मसला है। सो हज़रत अली के जो सपोर्टर्स थे खारजी, जो उनको हज़रत अली को डिजर्ट करते थे, तो आर्बिट्रेशन पे दे वर एक्सपेक्टिंग हज़रत अली इज गोइंग टू आर्बिट्रेट थ्रू कुरान, यानी कुरानिक वर्सेस को यूज करके आर्बिट्रेशन होगी। लेकिन हज़रत अली ने आर्बिट्रेशन के लिए जो है वो अपने जो है वो आर्बिटर को अपॉइंट किया। इस पे हज़रत अली का एक ग्रुप जो उनसे नाराज हुआ खारजी, जिन्होंने जो है हज़रत अली को कूफा तक ज्वाइन नहीं किया, बल्कि बाद हरूरा जो है मुकाम पे बैठ गए। तो आर्बिट्रेशन के लिए हज़रत माविया ने हज़रत अमर बिन लास को भेजा एज एन आर्बिट्रेटर, और हज़रत अली के आर्बिट्रेटर जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास चाहते थे, लेकिन अबू मूसा अशअरी को रखना पड़ा। तो यहाँ पर दोनों ने 400 जो है वो ग्रुप्स के साथ जो है दोनों आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो दुमतुल जंदल में मुलाकात करते हैं। वहाँ डिस्कशन फाइनली कंक्लूड ये होता है कि हज़रत उस्मान हेडेड इस्लामिक एम्पायर एज पर जो कुरान एंड सुन्ना। हिज किलिंग वाज एन अनजस्ट एक्शन, वो जुल्म था, एंड हिज मर्डर शुड बी पनिश्ड। तो यहाँ पर दोनों आर्बिट्रेटर्स ने इसका एक सोल्यूशन और एमिकेबल सोल्यूशन निकाला कि अली शुड बी रिमूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ गवर्नर, जिनको हज़रत मूसा अशअरी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, एंड हज़रत माविया शुड बी रिमूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ गवर्नर, जिनको अमर बिन लास रिमूव कर सकते हैं, एंड न्यू कैलिफ एंड गवर्नर विल बी अपॉइंटेड विद द एजेंडा, with the priority that caliph and governor they are going to punish the assassins of Osman, क्योंकि उस्मान का मर्डर जो है वो अनजस्ट है। तो यहाँ पर जब आर्बिट्रेटर्स ने जो है वो तन्हाई में जो है बात में गुफ्तगू की कि जब उन्होंने जो है तन्हाई कह रहा हूँ तो मतलब जंगल में 400 लोगों के सामने ये बात की, तो उसमें जो है वो रिजल्ट यही था कि जो है वो दोनों ने इसी बात पे इत्तेफाक किया कि अली हज़रत माविया शुड बोथ बी रिमूव्ड एंड न्यू कैलिफ एंड गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड। इसके बाद जो है वो जब जो है वो बात पब्लिक ओपिनियन पे आती है तो हज़रत अमर बिन लास वाज सपोज्ड टू अनाउंस फर्स्ट, लेकिन अमर बिन लास ने हज़रत अबू मूसा अशअरी से पहले अनाउंसमेंट करवाई। अबू मूसा अशअरी ने अनाउंस किया कि हज़रत अली इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कैलिफ एंड अ न्यू कैलिफ विल बी अपॉइंटेड। उधर से हज़रत अमर बिन लास की जब बारी आई तो अमर बिन लास वाज सपोज्ड टू से हज़रत माविया इज रिमूव्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड अ न्यू गवर्नर विल बी अपॉइंटेड, न्यू कैलिफ विल बी अपॉइंटेड, और उसके बाद जो है वो हज़रत उस्मान के असैसिन्स को सजा मिलेगी। लेकिन अमर बिन लास बीइंग अ लिटिल जो है वो स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल, या हज़रत अमर बिन लास ने जो है यहाँ पर जो है वो अपना वर्जन चेंज किया, और वर्जन चेंज करते हुए उन्होंने मौके का फायदा उठाया कि हज़रत अली सिंस रिमूव हो गए फ्रॉम पोजीशन ऑफ कैलिफ, तो अमर बिन लास ने अनाउंस किया हज़रत अली इज रिमूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ कैलिफ, देयरफॉर हज़रत माविया इज द न्यू कैलिफ। तो इससे हज़रत अली की पोजीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कि यहाँ पर हमारे पास जो है पहले जो है वो बैटल ऑफ सिफिन इंडिसाइसिव थी, इसके बाद आर्बिट्रेशन भी इंडिसाइसिव थी। इसके बाद ये दोनों पार्टीज जो एंड तक स्मॉल स्कर्मिशेस करते लड़ते रहे और इवेंचुअली इजिप्ट में जाके जो है बड़ा मुकाबला हुआ। तो वो बात मैं आपको अभी आगे के इवेंट्स में समझाऊंगा। तो ये बैटल ऑफ सिफिन का जो एंड था, इसके एंड के बाद जो है वो हज़रत माविया को अपोज किया। उसके बाद हमने पढ़ना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का एक ग्रुप उनके और ज्यादा खिलाफ हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन जब हज़रत अली ने एक्सेप्ट की थी, ये हरूरा में जाके बैठ गए थे। हज़रत अली ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से इनको मना लिया था और कूफा लेकर आ गए थे। लेकिन फिर जब आर्बिट्रेशन, जो कि 1 महीने का प्रोसेस है, आर्बिट्रेशन जब फेल हो गई तो ये हज़रत अली को बिल्कुल ही छोड़ के कूफा से निकल गए और नहरवा जाके इन्होंने आर्म्ड रिवॉल्ट्स जो है हज़रत अली के खिलाफ एक स्टेट बनाई थी, जिसमें हज़रत अली को बाद में इनसे बैटल ऑफ नहारवान जो है लड़नी पड़ी। तो मैं बैटल ऑफ नहरवान की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले मैं हज़रत माविया का एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हमारे पास जो है वो पास पेपर से है। तो हज़रत माविया ने हज़रत अली को अपोज क्यों किया, तो उनके जो है वो रिजर्वेशंस क्या थे, उस बात कर लेते हैं, जल्दी से लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 आ गया, क्या हो गया है?
कहेंगे लैगिंग हो रही थी मेरे ख्याल से, ओए बीच से लैगिंग हो रही। एक मिनट रुक जाइएगा। आप लोग लिखे, बल्कि मैं नहीं, इसको स्टार्ट करके लिखूंगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलो बेटा ठीक हो गया, लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट आ गया, हजरत माविया डिड नॉट, हजरत माविया को मैं एचएम लिख रहा हूँ, हजरत माविया डिड नॉट pledge for the tariq, हजरत माविया डिड नॉट pledge for the tariq and refused to leave the post of governor। क्या हो रहा है यार, सीरियसली मैन, इससे क्या हो गया भाई। and refused to leave the post of governor। हजरत माविया गवर्नर ऑफ सीरिया थे, उन्होंने पोस्ट भी नहीं छोड़ी। हजरत माविया के दो मेन रिजर्वेशन है जो कि मैंने आपको सिफिन के स्टार्ट में बताए थे। He believed the caliph was elected wrongly by the rebels। He believed the caliph was elected wrongly by the rebels। Also, before pledging, he demanded qisas। तो दो रिजर्वेशन एक जगह इकट्ठी हो गई। एक हजरत माविया कहते हैं कि आपको जो है किसास करना चाहिए, वो डिले करने में आप गलत हैं, और दूसरा आपका इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल है। बिफोर प्लेजिंग ही डिमांडेड किसास। और हजरत उस्मान, he believed the caliph was wrong to delay qisas। He believed the caliph was wrong to delay qisas। Wrong to delay qisas। A few believe his demands were the mixture of justice, and he was seeking justice for Usman, and greed। और यानी कि he wanted to retain the power, he wanted to remain in power because it's been many years that he was the governor of Syria, and he still wanted to remain the governor of Syria। क्या भेज दिया ये सैयद सुवैद। Point number 5, a few believe his demands were the mixture of justice and greed। सैयद सुवैद, अगर आपको कोई बात करनी तो मेरे आप सामने आके बात कर लें। ये जो आप मुझे कॉपी पेस्ट करके मुझसे कंट्रोवर्शियल बातें करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें नाकाम हो जाएंगे, मैं आपको निकाल के फेंक दूंगा यहाँ से।
तो आपको अगर कोई मसला हो रहा है तो आप मेरे पास आ जाएं, उससे मिलें, सामने बैठे मेरे सामने, मैं आपको बताता हूँ जो आपने बात करनी है, लेकिन आप यहाँ पे मस्तियाँ नहीं करें मेरे से। चलें जी, अब हमारे पास ये मैटर, आगे बढ़ जाओ, मैं कॉपी कर लिया सबने। ही हजरत माविया है यहाँ पर, ही हजरत माविया। मैंने कैलिफ यूज किया ना, हजरत अली के लिए कैलिफ यूज किया, हजरत माविया जो लिए ही यूज किया। चलें जी, तो ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने बड़ी तवज्जो और ध्यान से बात सुननी है। और मैं वैसे ये लेक्चर थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो है वो बाद में भी दोबारा इसको जो है वो सुनना हो तो आप सुन सकते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करके एक लिंक बनाऊंगा, लेकिन 12-1-2 दिन के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त कम है और आपने भी पेपर 2 के उससे पहले इसको दोबारा सुनना हो। तो सर बात ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक बार जो है वो गोल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और प्रॉफिट गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बिदुइन्स को। यहाँ से मैं खवारिज का आपको तारुफ करा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से बात सुनिएगा। तो व्हेन प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड अमंग द बिदुइन्स, और आपको मालूम है मैंने एक बार ज़कात में बताया था कि बिदुइन्स जो बहुत ज़्यादा राइवल या हॉस्टाइल ट्राइब्स थे, उनको प्रॉफिट पीस अपॉन जो है कुछ अमाउंट्स दिया करते थे ताकि वो इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिलाफ हो। तो आउटकम्स सिफिन के वही ये इनकंक्लूसिव वॉर थी, और उसमें जो है वो आर्बिट्रेशन भी फेल हुई और वॉर का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, और स्मॉल स्कर्मिशेस कंटिन्यूड रहे। तो उसके इफेक्ट्स कोई नहीं है, उसके इफेक्ट्स बस ये, उसका एक इफेक्ट फॉल ऑफ इजिप्ट है, वो अलग से टॉपिक बन के आएगा। So when Prophet Muhammad was distributing gold among these Bedouins, उसमें एक आदमी नबी ने शाम को जो प्रॉफिट ने डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से राजी नहीं होता। ज़ाहिर है कुछ लोगों में लालच होती है कि मुझे ज्यादा जो है वो शेयर मिल जाए। तो उस आदमी ने, आप इमेजिन करें कि प्रॉफिट से ये अल्फाज क्या बोले, वो कहता है, ओ मोहम्मद, फियर अल्लाह, अल्लाह का खौफ करें, जो आप जिस तरह से बंटवारा करें, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेदुइन को, उस बद्दू को जवाब दिया, इफ आई डू नॉट ओबे अल्लाह देन हु वुड ओबे अल्लाह? Allah has entrusted the entire humanity to me, and yet you do not trust me. फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको ऐसे जवाब दिया, तो उसके बाद जो है वो वहां से झड़की लगा के चला गया। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बोला, बिवेयर ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, इसके डिसेंडेंट्स में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे, दोज हु विल रीड कुरान बट कुरान विल नॉट टच देयर हार्ट्स। तो कुरान पढ़ते तो होंगे, कुरान में माहिर होंगे, कुरान पढ़ने में तेज होंगे, लेकिन कुरान उनके दिलों को नहीं टकराएगा। उनको कुरान को बस अपने हिसाब से यूज करने में जो है, जहां उसको फायदा दिखे कुरान को वैसे यूज करेंगे। फिर प्रॉफिट ने एक और बात बोली, दे विल कम एंड गो, दे विल कम एंड गो टू इस्लाम, या दे विल एंटर इन इस्लाम एंड दे विल लीव इस्लाम जस्ट लाइक द लीव जो है वो गो थ्रू इट्स मार्क, या लीव जस्ट लाइक द लीव बोलना, जस्ट लाइक द एरो गो थ्रू इट्स मार्क, या गो थ्रू इट्स टारगेट। जैसे तीर जो अपने टारगेट से यूं अंदर बाहर चला जाता है, इस तरह से दे विल गो एंड दे विल कम इन एंड आउट ऑफ इस्लाम। तो दूसरी निशानी प्रॉफिट मोहम्मद ने इनकी बताई कि ये लोग जो होंगे ये बार बार जो है वो अपोस्टेटाइज करेंगे। फिर प्रॉफिट उनकी तीसरी निशानी ये बताई कि नबी ने सामने बोला कि दे विल किल मुस्लिम्स बट दे विल लीव पैगन्स। तो ये दिखेंगे, अपने आप को बताएंगे हम सबसे बेहतर मुसलमान हैं, लेकिन ये जो है वो पैगन्स यानी नॉन मुस्लिम्स के साथ भले होंगे और मुसलमानों की कत्ल गारत करेंगे, क्योंकि बताएंगे कि सबसे सुपीरियर मुसलमान हम हैं। So Prophet ने बोला कि they beware of his descendants, they will be reading Quran, but Quran will not touch their hearts. They will come and go from Islam just like the arrow go through its target. नंबर 3 प्रॉफिट ने बताया कि they will kill Muslims but they will leave pagans. अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बातें बताई, इन बातों को अगर मैं देखूं तो मुझे नजर ये आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो एक मुझे अबू बकर सिद्दीक के दौर में ये लोग नजर आए, और ये जो लोग नजर आए थे ये अपोस्टेट से, और यहाँ अपोस्टेट्स को हम लोग बोलते हैं दोज हु रिफ्यूज टू पे ज़कात, या दोज हु अपोस्टेटाइज, इनको हम मुर्तद बोलते हैं। तो नबी इस्लाम की निशानी में अबू बकर सिद्दीक, ये हर दौर में होते हैं खारजी, अभी भी इस दौर में भी खारजी होंगे जो इस्लाम को तोड़ मरोड़ के जो है, जिनको अब आजकल पता नहीं आप लिबरल बोलते हैं कि क्या। तो अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो मुर्तद बन के सामने आए, लेकिन प्रॉफिट ने दूसरी निशानी में देखी कुरान की, वो ये खारजी थे, ये कुरान की इतनी तिलावत किया करते थे, इतनी तिलावत किया करते थे कि उन दिनों ये जो ग्रुप है कूफा का, उस वक्त इनका नाम खारजी जो है, तो खारजी तो उनको हज़रत अली को सेपरेट करने की वजह से जो है माना गया है। तो उस वक्त ये लोग अल-कुर्रा कहलाते थे। अल-कुर्रा ये कुरान पढ़ते थे और ये कूफा के सपोर्टर हैं हज़रत अली के। तो अब फिलहाल करंट वर्ल्ड में हमें कोई ऐसा ग्रुप मिले जो कि मुसलमानों को मारता हो और पैगन्स को छोड़ता हो, जो कि अपने आप को सबसे बेहतरीन मुसलमान मानता हो, तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो ग्रुप है या तो वो दाइश है या वो आईसिस है। बहरहाल आप मेरे से ओपिनियन से वेरी कर सकते हैं, आपका पूरा जो है वो हक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ अपने ओपिनियन में, लेकिन मैं नबी इस्लाम की हदीस से करंट वर्ल्ड में किसी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो खारजी हैं कौन और इनका जो है पूरा तारुफ क्या है, तो ये खारजी एक्चुअली जो है ये कूफा के रेजिडेंट्स हैं, और ये कूफी जो हैं, इन कूफियों ने सबसे पहले किया ये कि अगर आपको मेरा आज सुबह का लेक्चर याद हो, उस्मान के पास जो है वो 3 तरह से आइसिस जो वो जमात है, अबे यार आसान में ना से तुम तो तंगी हो, तुम फालतू आदमी,
तो वहां से जो है वो 3 तरह की फोर्सेस आई थी। एक फोर्स जो है वो इजिप्ट से आई थी, एक कूफा से आई थी और एक बसरा से आई थी। तो इजिप्ट, कूफा और बसरा की जो फोर्सेस थी उनमें कूफा के भी रिबेल्स आए थे, क्योंकि इजिप्ट के रिबेल्स बिट्रेड फील करते हैं कि वो लेटर जो है इजिप्ट के गवर्नर को लिखा था। तो मैंने सुबह जो आपको दास्तान सुनाई, जिसका मैंने अभी एक पीडीएफ भी भेजा है कि अगर आपको किसी को पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पीडीएफ से देखें उसको। तो वहां पर कूफा के कुछ लोग आए थे, तो दे एक्टेड एज प्रोटेस्टर्स, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट उस्मान, और ये उन प्रोटेस्टर्स में शामिल थे। 3000 प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने मदीना को बिसीज किया था। तो पहले तो ये कूफी जो थे, दे अपोज हजरत उस्मान। अब जरा गौर करते हुए करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल दे अपोज हजरत उस्मान। उसके बाद ये हजरत उस्मान का जब मर्डर हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, उसके बाद ये लोग जो है कूफा लौट गए। जब ये कूफा लौटे तो हजरत अली खलीफा बनते हैं, और हजरत अली को जो है कूफा से आर्मी चाहिए थी, और हजरत अली ने कई मल्टीपल लोगों को भेजा। पहले जो है मोहम्मद बिन मुगल गए, मोहम्मद बिन जाफर गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास गए, मालिक अश्तर गए, लेकिन जब हसन बिन अली गए तो फिर फोर्सेस मिली। तो ये 10,000 की फोर्स जो कूफा से आई थी, उसमें यही कूफी हैं जो कि बाद में खारजी बनेंगे। तो उस वक्त दे सपोर्टेड हजरत अली अगेंस्ट हजरत आयशा। तो पहले ये हजरत उस्मान के अगेंस्ट हो गए, बाद में ये कहते हैं कि हजरत आयशा हक पर नहीं है, हजरत अल्लाह और जुबैर हक पर नहीं है, वो इस्लाम से निकल गए, तो हम हजरत अली का साथ देंगे। लेकिन मैंने आज आपको बैटल ऑफ कैमल के एंड में बताया था कि हजरत जो है वो बैटल ऑफ कैमल के अगेंस्ट में इनको हजरत अली से 3 रिजर्वेशन हो गए थे। नंबर 1, हजरत अली इज बीइंग लीनियंट टू हजरत आयशा। हजरत अली उनको एज अ कैदी सजा क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सूरह हुजरात की वर्स नंबर 6 में लिखा है कि शी इज वन ऑफ द उम्महातुल मोमिनीन, और उम्महातुल मोमिनीन का इस्लाम में अदब है, और वो जो है वो माँ है, और इस्लाम उम्मतियों की माँ है। फिर दूसरा ये कि उनको ये एतराज था कि हजरत अली जो शख्स हजरत आयशा के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करे तो हजरत अली उसको सजा दे। तो इनको कैमल के एंड में तीसरा रिजर्वेशन है कि हजरत अली ने हमें जो है वो माल गनीमत लूटने नहीं दिया, बल्कि कहा कि बसरा की मस्जिद में रख के जो शोहदा की जो है वो रिश्तेदार है उनको माल गनीमत दे दें। और चौथा, जो इनको स्टाइपेंड मिला था हजरत अली की तरफ से, वो स्टाइपेंड से लोग राजी नहीं थे। तो पहले तो ये अगेंस्ट हुआ उस्मान के, उसके बाद ये अगेंस्ट हुआ हजरत आयशा के, और आयशा के अगेंस्ट होने के बाद अभी इनकी फाउंडेशन डली थी, अभी हजरत अली से इनके रिजर्वेशन स्टार्ट हुए। ये राजी किसी से नहीं होते, इनको लगता है कि रोए जमीन पर इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं। फिर इसके बाद ये अगेंस्ट हो गए कि हजरत माविया रजी अल्लाह भी गलत हैं। हजरत माविया जो है वो अगर वो गवर्नर की पोस्ट छोड़ते हजरत अली के खिलाफ आते हैं तो हजरत माविया भी गलत हैं, तो गलत हैं। तो ये हजरत माविया रजी अल्लाह के जो है वो खिलाफ हो गए, और बैटल ऑफ सिफीन में ये हजरत माविया के अगेंस्ट हजरत अली के साथ थे। तो इनको हम अक्सर जो है वो इस्लाम से पुकारते हैं कि दे वर द हीरोज ऑफ जो है वो बैटल ऑफ कैमल एंड बैटल ऑफ सिफीन। लेकिन बैटल ऑफ सिफीन में जैसे ही आर्बिट्रेशन की गुफ्तगू आई, तो आर्बिट्रेशन की गुफ्तगू में फाइनली इन्होंने किसको अपोज किया? अब ये अपोज करेंगे हजरत अली बिन अबू तालिब। सो नाउ दे केम अगेंस्ट हजरत अली बिन अबू तालिब, और जो इन्होंने हजरत अली के खिलाफ जो किया है काम, उसी चीज को हम लोग बैटल ऑफ नहारवा या उसके कॉजेज बोलते हैं। तो आप देख लें, मैं इनका तारुफ आपको करा रहा था, और वो तारुफ नबी इस्लाम के दौर से चला है। नबी इस्लाम ने ऑलरेडी ऐसे ग्रुप की प्रोडिक्शन की भी थी, और इन लोगों ने एंड में जाके जो है, जब हजरत अली की शहादत का टाइम आएगा, जो अभी का थोड़ी देर का टॉपिक है, तो इन्होंने कहा कि हजरत अमर भी गलत हैं, हजरत अली भी गलत हैं, हजरत माविया भी गलत हैं। हजरत माविया और हजरत अली माज़ल्लाह 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 दोनों काफिर है, और उन्होंने अपनी स्टेट बनाई थी, अब्दुल्ला बिन नसीबी की लीडरशिप में हजरत अली के खिलाफ आ रहे थे, और इन्होंने एक टाइम पे तीनों पे हमला करवाया था 18 रमजान को, हजरत अमर बिन आस, हजरत माविया और हजरत अली रिजवानुल्लाह अजमईन। सो एनीवेज, ये जो खारिजी हैं ये हजरत अली के साथ बैटल ऑफ सिफीन में थे। तो बैटल ऑफ सिफीन में इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हजरत अली के साथ ये था कि हजरत अली ने जब आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट की तो कहते हैं कि ठीक है हजरत अली, यू शुड बी डूइंग आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान, क्योंकि सूरह अनाम की वर्स नंबर 57 में जो लिखा है कि ऑल पावर रेस्ट विद अल्लाह, तो आर्बिट्रेशन कुरान से होनी चाहिए जो अल्लाह कह दें। अब ये लोग जो हैं, जब ये आर्बिट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आर्बिट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हजरत अली इज गोइंग टू डू आर्बिट्रेशन थ्रू वर्सेस ऑफ कुरान। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हजरत अली जो है कुरान से कुछ आयतें निकालेंगे, उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जस्टिफाई करेंगे, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो इनको जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करके हजरत माविया को गलत साबित करेंगे, और माविया के खिलाफ कोई ना कोई डिसीजन निकाल के लेकर आएंगे। तो इनके दो पॉइंट ऑफ व्यू थे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शुड हैव फॉट, तो या तो हजरत अली को लड़ना चाहिए था, और जब हजरत अली शुड हैव फॉट की जब बात करते थे तो ये लोग एक आयत रेफर करते थे 49-9 जो वर्सेस सूरह हुजरात की। आपको ये सब पढ़ना नहीं है, मैं फिर भी तफसील में जा रहा हूँ ताकि बात जरा अच्छे से जज्ब हो जाए। 49-9 जो सूरह हुजरात की आयत है उसमें लिखा है कि इफ देयर इज अ क्वारल बिटवीन द टू पार्टीज अमंग बिलीवर्स, तो मेक यू पीस बिटवीन देम, तो आप लोग बातचीत से मसला हल करें, जो कि बैटल ऑफ सिफीन के स्टार्ट में हो कि दोनों पार्टीज ने आपस में बातचीत की थी। बट इफ वन ऑफ देम ट्रांसग्रेसेस अगेंस्ट द अदर, अगर कोई जुल्म या ज्यादती या हद पार करे तो फाइट यू ऑल अगेंस्ट द पर्सन until he complies with the commandment of Allah। तो तब तक लड़ना है आपने उस वक्त लड़ाई करनी है जब तक वो अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह की जो ताबेदारी पे नहीं आता। अगर वो अल्लाह की ताबेदारी में आ जाए तो मेक यू पीस बिटवीन देम, और फिर इंसाफ के साथ आप फैसला करें। तो अगर मैं 49-9 को पढ़ूँ ना, तो 49-9 में मुझे पहली बात ये मिलेगी कि आप क्या करें, आप पीस टॉक करें। अगर पीस टॉक से फैसला ना लो और दोनों पार्टी में से एक चीज एक ट्रांसग्रेस करे, तो हजरत माविया को लगता था अली ट्रांसग्रेसर, हजरत अली को लगता था माविया ट्रांसग्रेसर है। तो सूरह हुजरात की आयत का बीच का टुकड़ा है, वो कहते हैं कि यू शुड बी फाइटिंग।
और कब तक लड़ना है? until one complies with the commandment of Allah। और अगर कोई कमांडमेंट ऑफ अल्लाह पे आ जाए तो मेक यू पीस बिटवीन देम, अब आप जस्टिस के साथ फैसला करें। तो अगर आप गौर करें तो ये बैटल ऑफ सिफिन नहीं है। बैटल ऑफ सिफिन में 2 महीने तक, जिसको मैंने आपको बताया था, जिलहज और मुहर्रम में बातचीत हो रही थी। उसके बाद जो है वो सफर के महीने में जंग शुरू हुई, और उसके बाद हजरत माविया ने हजरत अमर बिन आस का मशवरा मान के हजरत अली को आर्बिट्रेशन में कन्विंस किया, और अब यहाँ पर 2 आर्बिट्रेटर बैठ के इंसाफ का फैसला सुना देंगे। तो सर खुर्रम ये सूरह हुजरात की वर्ड्स कोट करते हुए जो खवारिज हैं, ये क्या बात कर रहे थे? खवारिज बेटे ये बात कर रहे थे, वो हमेशा आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते थे। उनका काम ही यही था कि वो कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान के दिल को नहीं छूता। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालने के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आएंगे। कुरान की सूरह हुजरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब जो है वो हजरत अली, जब आपको जो है वो रिबेल्स या ट्रांसग्रेसर के खिलाफ लड़ना है तो हजरत अली इज रॉन्ग, ही शुड हैव फॉट, हजरत अली को लड़ाई करनी चाहिए। तो हजरत अली ने लड़ाई नहीं की, तो हजरत अली सूरह हुजरात की वर्स नंबर 9 के खिलाफ। अभी हजरत अली को कुरान सिखाएंगे, पहले इनका कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करेंगे, उनको अपने अलावा को सही नहीं लगता। अच्छा, दूसरा इनका ओपिनियन ये था कि हजरत अली अगर लड़ नहीं रहे तो हजरत अली, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 है। दूसरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हजरत अली अगर लड़ाई नहीं करते, जंग नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान। अच्छा, आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान के लिए ये जो आयत कोट करें, वो आयत मैंने अभी ऊपर लिखी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि मेरी ये बात कहीं कॉन्ट्रडिक्ट ना कर जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो हजरत अली कुरान की वर्सेस से आर्बिट्रेशन कर लेंगे, और ये सूरह नाम की वर्स 57 कोट कर रहे थे कि अल्लाह ऑल पावर रेस्ट विद अल्लाह, सबसे ज्यादा ताकतवर जो अल्लाह की पाक जात है। तो हजरत यहाँ पर ये जब ये आयत कोट कर रहे थे, तो इसके साथ ये लोग एक आयत भूलते हैं जो बाद में इनको अब्दुल्ला बिन अब्बास से बताई थी। वो आयत थी सूरह माइदा की वर्स नंबर 95 कि हुर्मत के महीनों में कत्ल मत करो, डू नॉट किल गेम्स वाली आयत है ना, मेरे नोट्स में हज में लिखी हुई, नॉट किल गेम्स, डू नॉट किल गेम्स वाली आयत। तो हुर्मत के महीनों में कत्ल ना करो, अगर कत्ल हो जाए फिर तुम में से 2 लोग जो है वो आपको तुम्हारे बारे में कोई जस्टिस के बेसिस पे फैसला करें। तो कुरान जहां पर जो है वो आर्बिट्रेशन 57 में लिखा है कि बेहतरीन जो डिसीजन देने वाले अल्लाह हैं, तो सूरत अल्लाह की किताब कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है कि 2 जज तुम अपने से 2 जज अपॉइंट करो, वो फैसला कर लें। तो हजरत अली, हजरत माविया ने सूरह माइदा की वर्स 95 के हिसाब से फैसला ले लिया, और वो ये कि हजरत अली ने एक जज अपॉइंट कर लिया, उनका नाम था अबू मूसा अशअरी। हजरत मावी ने एक जज अपॉइंट कर लिया, उनका नाम था अमर बिन अलास। तो यहाँ पर जो है वो खवारिज का मसला ये है कि खवारिज को अपने अलावा को ठीक नहीं लगता, खवारिज के दिल को कुरान नहीं छूता, खवारिज जो है मुसलमानों को मारते हैं और जो है वो पैगन्स को छोड़ते हैं, और खवारिज जो है ये रिबेल्स हैं, और इवेंचुअली इस्लाम से बाहर निकले, इस्लाम में आएंगे जाएंगे। ये बातें नबी अलैहि सलाम ने पहले इनके बारे में समझाई। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो खवारिज से, इन्होंने फिलहाल तो हजरत अली को बर्दाश्त कर लिया कि हजरत अली ने आर्बिट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट किए, पर दे वर एक्सपेक्टिंग हजरत अली विल बी डूइंग आर्बिट्रेशन फ्रॉम द कुरान, लेकिन हजरत अली ने ऐसे नहीं किया। सखुरम हजरत अली ने क्या किया? हजरत अली ने किया आर्बिट्रेशन बाय जजेस। तो हजरत अली ने आर्बिट्रेशन बाय जजेस जैसे एक्सेप्ट की, तो ये जो आपके पास जो हजरत अली के सपोर्टर्स थे, हम जो, क्योंकि हम सिफीन से वापस आ गए और सिफीन से वापस आर्बिट्रेटर्स को दो जंदर में मिलेंगे, लेकिन हम जब सिफीन से वापस आए तो ये तमाम हजरत जो हजरत अली के कूफी सपोर्टर्स थे, ये लोग एक जगह पे मुकीम हो गए, उसका नाम था हरूरा। जब ये हरूरा मुकाम पर जो है मुकीम हुए, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को बोला कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्न अब्बास, जाओ इनको समझाओ और इनको जो है वो कायल करके लेकर आओ, क्योंकि ये हीरोज ऑफ कैमल और सिफीन है, मेरे ही सपोर्टर्स हैं, इनको मारना नहीं, इन पे सख्ती नहीं करनी, बल्कि इनको समझाना। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला जब इनके पास गए तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो ये रिजर्वेशन उठाया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अपने आप को अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कहलवाते, अमीरुल काफिर, क्या हजरत अली अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या वो हजरत अली अमीरुल काफिरीन है? पहला रिजर्वेशन। दूसरा, हजरत अली जो है हजरत आयशा की तरफ इतने लीनियंट क्यों है, जबकि हजरत आयशा ने उनके खिलाफ जंग की है? और तीसरा, हजरत अली इज रॉन्ग टू एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन बाय जजेस, हजरत अली को आर्बिट्रेशन बाय कुरान करवानी थी। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास एक बड़े स्मार्ट किस्म के और बड़े नॉलेजेबल किस्म के इंसान है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी तीनों रिजर्वेशन का एक एक करके जवाब दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट हजरत आयशा एज अ कैप्टिव, तो इफ आई आस्क यू विल यू ट्रीट हजरत आयशा एज अ कैप्टिव, क्या हजरत आयशा से तुम जो है वो कैदी वाला सलूक करोगे? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास से बोला कि अगर तुम बोलते हो हाँ, तो तुमने अगर हाँ बोली तो तुम कुरान की सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 के खिलाफ हो गए। यू आर डूइंग दिस बिलीव, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो वो प्रॉफिट इज क्लोजर टू द बिलीवर्स इन देयर ओन सेल्व्स एंड हिज वाइव्स आर बिलीवर्स मदर्स, और नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां और विडोज हमारी माएँ हैं, तो अपनी माँ के साथ आप कैप्टिव वाला सलूक कैसे कर सकते हैं? तो आप तो डिसबिलीव करेंगे, तो आप हाँ और ना दोनों में फंसेंगे। तो हजरत अली हजरत आयशा की तरफ लीनियंट क्यों है? क्योंकि अली को कुरान का आस है, हजरत अली को कुरान की पूरी समझ है। हजरत अली जो है वो तोड़ मरोड़ के कुरान आपकी तरह इस्तेमाल नहीं करते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कुरान की एक एक आयत पे पूरी गहरी नजर रखते। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि हजरत अली अपने आप को अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कहलवाते? उसके पीछे एक विजडम था। क्योंकि हजरत अली को कुछ लोग फॉलो करते हैं, सहाबा, कुछ सहाबा हजरत अली से जो है वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ की वजह से काफिर तो नहीं हो जाएंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाए, तो ये तो वही लोग जो हजरत अली को मानते हैं वो मोमिनीन है, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरे लोग जो काफिरीन कहलाएंगे। तो अली रिलक्टेंट थे टाइटल यूज करने पे, क्योंकि दोनों तरफ से मुसलमान ही लड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक तरफ मोमिनीन है दूसरी तरफ काफिरीन है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है।
तो अब्दुल्ला बिन अब्बास एक बहुत अमेजिंग डिबेटर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यहाँ पर दलील क्या दी, जरा सुनना। इन्होंने कहा कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपना टाइटल हटा लिया था। प्रॉफिट का टाइटल क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन फॉर द सेक ऑफ पीस के मामला एमिकेबली रिजॉल्व हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना टाइटल जो है वो विड्रॉ कर लिया सुहेल बिन अमर की कहने पे, जो कि अली नहीं मिटाना चाह रहे थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा रज़ी अल्लाह तआला कि अली आप रसूलुल्लाह मिटा के लिख दें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जिसे मुसलमान बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने POH की मिसाल देके चारों खाने चित किया कि भाई आप जो बात करें, अली ने नबी की सुन्नत फॉलो की है, आपका ओपिनियन कुछ और है, अली कुरान और सुन्नत को ही फॉलो करते हैं। फिर तीसरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हज़रत अली ने आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान क्यों की है, हज़रत अली को आर्बिट्रेशन फ्रॉम जजेस नहीं करनी चाहिए, आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो सूरह अनाम की आयत कोट करने लगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अल्लाह पाक ने बड़ा कुरान का फहम दिया था। उन्होंने कहा कि आप आयत नंबर 95 पढ़ें, जिसमें अल्लाह पाक ने जजेस या 2 जजेस से फैसला करने की बात को कहा है। तो ये हज़रत अली ने दोबारा कुरान को फॉलो किया है। तो आप जो बात करें, तो यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इनको जब कन्विंस किया तो आधे लोग हरूरा से कूफा गए। फिर अली खुद गए। जब अली जाएंगे तो सारों को आना पड़ेगा। तो अली गए और अली ने क्या हीरोइक जो है वो मामला किया। अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनको इनके बीच में जाके बैठे अली। तो मैं लिख रहा हूँ हज़रत अली एंड हरूरा। अली जब हरूरा गए तो अली ने इनके बीच में बैठ के बोला कि कुरान लेकर आओ, क्योंकि ये बोले ना आर्बिट्रेशन कुरान से करें। तो अली ने कुरान मंगवाया और अली रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे करके कुरान को खोला और अली ने कुरान के पेजेस टर्न किए और कुरान के पेजेस टर्न करके अली ने बोला, यहाँ पर बोला स्पीक। तो ये सारे शक्ल देखे हज़रत अली की, स्पीक, एंड कुरान वाज नॉट स्पीकिंग। तो फिर अली ने कुछ और पेज टर्न किए और हज़रत अली ने उसमें हाथ करके बोला स्पीक, तो कुरान वाज नॉट स्पीकिंग। सो अली रज़ी अल्लाह ने उनको एक्सप्लेन किया कि आप आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान बोलने हैं, तो आर्बिट्रेशन कुरान से जो करेगा वो कोई इंसान होगा ना, जो कुरान पढ़ेगा, कुरान से हक फैसला इंसाफ का करेगा, और जो कि मायदा की वर्स नंबर 95 में लिखा है। तो ये लोग हज़रत अली की इस सिंपल सी विजडम और एक लॉजिक पे ये लोग सारे के सारे बह गए और सब हज़रत अली के साथ हरूरा लौट आए, हरूरा से सॉरी कूफा लौट आए। अब ये कूफा तो लौट आए हैं और अली ने इनको कन्विंस किया है, आधे अब्दुल्ला बिन अब्बास आए और आधे ये। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैप हो गया और वही है, मैंने आपको अभी डिवीजन इसीलिए करवाया। अमर बिन नास और अबू मूसा अशारी ने जब आर्बिट्रेशन में डिस्कशन किया था दोमतुल जंदल में, उसमें हज़रत अली हज़रत मावे दोनों रिमूव हो रहे थे, लेकिन वर्जन चेंज कर लिया था अबू मूसा हज़रत अमर बिन नास ने, और जब वर्जन चेंज हुआ तो आर्बिट्रेशन फेल हो गई। तो मैं लिख रहा हूँ फेलियर ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसी बेटे आर्बिट्रेशन फेल होती है तो आर्बिट्रेशन फेल होने के बाद इन्होंने कहा, देखा हमने कहा था ना आपको आर्बिट्रेशन बाय वर्सेस करनी चाहिए थी, आपको अपनी आयतें यूज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करना था और आप कर लें जजेस को पॉइंट। तो यूं हज़रत अली के खिलाफ ये पूरा ग्रुप जो है वो कूफा ही छोड़ के निकल गया, और जब पूरा ग्रुप कूफा छोड़ के गया तो दीज पीपल हैड गॉन टू द प्लेस कॉल्ड नहारवा, और नहरवा भी बोलते हैं, नहारवा भी बोलते हैं। ये लोग नहारवा गए। अब बेटे नहारवा में इन्होंने क्या किया, नहारवा में ये बड़े खतरनाक होते गए। सबसे पहले नहारवा में इन्होंने बनाई एक स्टेट, और इन्होंने कहा कि हजरत माविया भी काफिर है, माज़ल्लाह माज़ल्लाह बोलते भी जो है यहाँ पर हज़रत अली भी काफिर है, और इन्होंने जो है वो उनके ऊपर कुफर के फतवे लगा के इन्होंने जो स्टेट बनाई, इनकी स्टेट में इन्होंने बोला हमारा खलीफा अब्दुल्ला बिन रसीबी है। तो इब्ने रसीबी की लीडरशिप में इन लोगों ने रिक्रूट साइड किए और यहाँ पर इन्होंने एक स्टेट बनाई। अब क्या हो रहा है, स्टेट विद इन द स्टेट, ये तो बिल्कुल बगावत है। अब अली के पास चॉइस है, अली चाहे तो इनको सजा दें, अली चाहे तो इन पे सख्ती करें, लेकिन अली बिन अबू तालिब ने ऐसा नहीं किया। ये स्टेट विद इन स्टेट चलाए तो अली ने कूफा के दरवाजे खुले रखे, जब आए तौबा कर लें, जब आए निदामत कर लें, क्योंकि अली ने हज़रत मोहम्मद की सुन्नत को फॉलो किया कि कोई मुनाफिकत पे आ जाए तो उसको सजा ना दी जाए, वरना तो कुफर पे मर जाएगा, मुनाफिकत पे उसको मौका पूरा दिया जाए। तो यहाँ पर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो इनको फिलहाल लीनियंसी से डील कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन रसीबी की लीडरशिप में इन लोगों ने जो है हज़रत अली के खिलाफ एक आर्म्ड रिवॉल्ट स्टार्ट किया। ये हज़रत अली के खिलाफ जो आर्म्ड रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं उसमें इन्होंने हज़रत अली के खिलाफ एक स्लोगन यूज किया, और वो स्लोगन था ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। इसका मतलब है नो डिसीजन एक्सेप्ट अल्लाह's डिसीजन। तो वो स्लोगन की बेसिस ये थी, दे यूज्ड टू टेल पीपल कि हज़रत अली इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कुरान की सूरह हुजुरात में लिखा है कि आपको फाइटिंग करनी चाहिए। तो हज़रत अली ने फाइटिंग को जो है वो अवॉइड करके आर्बिट्रेशन जो की, हज़रत अली इज रॉन्ग एंड ही डिड अगेंस्ट कुरान सूरह हुजुरात वर्स नंबर 9। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे नोट्स में इंशाल्लाह, बल्कि इस साल के नोट्स में मैंने सूरह हुजुरात की आयत निकाल दी, लास्ट ईयर के नोट्स तक थी, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो रहा था, मैंने एडिटिंग जो की है इस बार। तो सूरह हुजुरात की वाली आयत आप कुरान.com में देख सकते हैं, उसमें पीस टॉक है, फिर फाइटिंग है, और उसके बाद जो है जस्टिस है, उसके बाद दोबारा पीस टॉक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने हज़रत अली के खिलाफ आर्म रिवॉल्ट स्टार्ट किए हैं, और फिर अब हज़रत अली को इनके खिलाफ छोटी छोटी जो है वो एक्टिविटीज करनी पड़ी, क्योंकि वो ये कि इन लोगों में हीरोज थे कैमल और सिफीन के, तो हज़रत अली के ये फॉलोअर्स से हज़रत अली को ही छोड़ गए। इन्होंने फिर कैरवान्स लूटना शुरू किए, क्योंकि ज़ाहिर अगर स्टेट चला रहे तो इनको फंड्स और इकोनॉमी की जरूरत है। तो ये कैरवान जब लूट रहे थे तो हज़रत अली इनके खिलाफ थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी जो है वो उसके मिशन या छोटी मोटी सख्ती करते हैं, लेकिन हज़रत अली ने इनको बड़ी सजाएं या इनको इम्प्रेशन नहीं किया कि ये समझ जाएंगे, इनको बात समझ आएगी। हरूरा से भी हज़रत अली मना के ले आए थे, तो इसका मतलब ये कि अब भी मान जाएंगे।
लेकिन मालूम नहीं था कि मामलात जो है वो इतनी दूर चले जाएंगे। तो व्हेन दे वर चैंटिंग अगेंस्ट हज़रत अली, कॉलिंग हज़रत अली माज़अल्लाह नॉन बिलीवर, कॉलिंग हज़रत मुआविया माज़अल्लाह नॉन बिलीवर, एंड दे वर सेइंग दैट हज़रत अली डज नॉट नो कुरान, हज़रत अली इज डूइंग अगेंस्ट कुरान, हज़रत अली के खिलाफ आर्म रिवॉल्ट्स, हज़रत अली की स्टेट के होते हुए एक और स्टेट बना ली है। तो उधर हज़रत मुआविया अपनी स्टेट बना के बैठे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा है और इधर इन्होंने एक और स्टेट बना ली है। तो हज़रत अली के सामने एक बहुत ही कोई चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन आई। तो सर यहाँ पर हुआ ये कि 38 एज का सीन है। एक सहाबी है, उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन खब्बाब बिन अरात। तो अब्दुल्ला जब आता है तो आपको देखा मैंने वहां पर इब्ने लिख देता हूँ। तो अब्दुल्ला बिन खब्बाब बिन अरात जो है वो गए और उनके साथ उनकी जो है वो प्रेग्नेंट वाइफ थी। तो अब्दुल्ला बिन खब्बाब बिन अरात उनकी प्रेग्नेंट वाइफ का नहरवा से गुजरना हुआ। तो इन रिबेल्स ने यानी इन खारजियों ने क्या किया, दे किल्ड हजरत अब्दुल्ला बिन खब्बाब। अब्दुल्ला बिन खब्बाब कौन है? खब्बाब बिन अरात, जिनको जो है वो जो है वो बर्निंग रॉड से उनकी जो है फीमेल मास्टर जो है वो उनको टॉर्चर करती थी। तो अब्दुल्ला बिन खब्बाब और उनकी बीवी को जो है वो कत्ल कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जब ये खबर मिली तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक इन्वेस्टिगेटर भेजा। हज़रत अली को मालूम है कि गलती इनकी तरफ से, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इन्वेस्टिगेटर भेजा। हज़रत अली ने इन्वेस्टिगेटर को भेजा के बोला कि इनके खिलाफ जो है आर्म रिवॉल्ट्स मत करना, जंग मत करना, बल्कि जो है वो इनके खिलाफ जाके जो है वो वापस इन्वेस्टिगेट करो और जो मर्डर जो किलर है उसको लेकर आ जाओ। इन लोगों ने किया ये कि इन लोगों ने हज़रत अली के इन्वेस्टिगेटर को भी मार दिया। हज़रत अली के इन्वेस्टिगेटर को मारने के बाद इन्होंने हज़रत अली को खत लिखा और बोला, उस खत का टॉपिक था वी ऑल आर द किलर्स, हम सारे के सारे किलर्स हैं, आप कर ले जो करनी। तो अली रज़ी अल्लाह तआला देख रहे हैं कि अब इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये लोग जो स्टेट विद इन स्टेट बना चुके हैं, कैरवान्स ये लूट रहे हैं, मुसलमानों को ये मार रहे हैं, मासूमों को कत्ल हो रहा है। अली तो अब तो इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। बेटा ये रेज हैंड मत करो, उससे परेशानी होती है, उसको हटा दो। और यहाँ पर जो है अली रज़ी अल्लाह तआला को मालूम है कि इनकी आर्मी की तादाद तकरीबन 25,000 हो गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ दिया और बहुत सारे इनके पास न्यू रिक्रूट्स हैं। तो फाइनली इनकी इस आर्म रिवॉल्ट का हज़रत अली को जवाब देना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला 38 एज में हज़रत अली जो है 60,000 की फोर्सेस लेके निकलते हैं और 60,000 की फोर्सेस के साथ हज़रत अली जो है वो नहरवा पहुंच जाते हैं। हज़रत अली बार बार चाहते हैं कि ये लोग तौबा तलाफी करें, अपनी गलती को समझें कि अली बिन अबू तालिब के अगेंस्ट आ रहे हैं। यही देखिए ना, हुसैन ने भी करबला के मैदान में यही किया था ना। हुसैन बार बार लोगों से चाहते कि हमारा हक पहचानो, हमारी नस्ब, हमारे जो है वो नबी इस्लाम से कराबत को पहचानो, और देखो तुम कर क्या रहे हो। तो हज़रत अली ने बहरहाल वहां पर जो है नहरवा के मैदान में हज़रत अली 60,000 शेर खुदा असदुल्लाह और वो आउट नंबर आर्मी हज़रत अली के सामने क्या कर लेंगे। तो हज़रत अली ने एक फ्लैग लिया, एक बैनर। हज़रत अली ने वो जो उसका जो पोल था उसको जमीन पे गाड़ा और हज़रत अली ने इनको फाइनल जो ऑफर दिया कि दोज हु आर गोइंग टू कम अंडर दिस बैनर, जो भी इस बैनर के नीचे आ जाएगा, आई एम गोइंग टू, जो भी इस बैनर के नीचे आएगा, आई एम गोइंग टू ग्रांट दैट पर्सन इम्यूनिटी। तो इमेजिन करें 25,000 लोगों में से सिर्फ 4,000 लोग हज़रत अली के खिलाफ जंग पे रह गए, बाकी सारों ने इम्यूनिटी वाली ऑफर कबूल कर। अब नहरवा की जब जंग शुरू हुई तो इस नहरवा की जंग में उनके तकरीबन जो है वो 3 से 4 हजार लोग थे, और 3 से 4 हजार लोग सारे के सारे मारे गए एक्सेप्ट ऑफ अ फ्यू डजन। ये सब के सब मर गए हैं, लेकिन अ फ्यू डजन बच गए, जिनमें कहते हैं कि इनके कोई 8 to 9 लीडर्स हैं वो बच गए थे। यही वो लीडर्स हैं जिन्होंने 2 ओथ के एक इवेंट के बाद हज़रत अली पे कातलाना हमला करवाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह बैटल ऑफ नहरवा में कामयाब हुए, और बैटल ऑफ नहरवा में कामयाबी के बाद अब ये जो कुछ बच गए हैं ये लोग जो है 40 एज में हज़रत अली के खिलाफ और हज़रत मुआविया हज़रत अमर बिन आस के खिलाफ प्लान बनाएंगे। याद रखिएगा, इन लोगों को 3 लोगों से अभी प्रॉब्लम है। वैसे तो खवारिज जो थे, खारजी, अच्छा ये वर्ड तो मैंने आपसे डिस्कस किया ही नहीं, मैं आज सुबह भी जल्दी जल्दी में रह गया। तो खारिज का मतलब होता है किसी चीज का जुदा हो जाना ना। तो जुदा होने को हम लोग बोलते हैं जी सेपरेट हो जाना। तो ये जो खवारिज हैं, ये जो खवारिज जिनको हम खारजाइट्स बोलते हैं, तो ये खवारिज कौन है? ये सेपरेटिस्ट हैं। और सेपरेटिस्ट का मतलब ये होगा, खवारिज जो है ये हज़रत अली से सेपरेट हो गए हैं। तो ये सेपरेटिस्ट कौन है? इन लोगों ने हज़रत अली से सेपरेशन कर ली थी पहले कूफा से, आर्बिट्रेशन के डिसीजन को एक्सेप्ट होने के बाद, और फिर आर्बिट्रेशन फेल होने के बाद ये बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। So they were the part of Hazrat Ali and they separated from Hazrat Ali. तो separated ones खवारिज बोले, खारजी बोले, या मेरे नोट्स में खारिजाइट्स लिखा होगा, ये वो लोग हैं जिनका मैंने आपको तारुफ सारा करवाया। और खारजी जो है वो सारे मारे गए सिवाय फ्यू डजन्स के। और ये 2 साल के बाद क्या करेंगे, उससे पहले हमें सीख समझना है कि इजिप्ट में क्या हुआ था। तो इजिप्ट की गुफ्तगू को जो है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप थोड़ी सी गुफ्तगू समझें। मैं काम करता हूँ कि इजिप्ट पे जाने से पहले, क्योंकि इजिप्ट बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, आप जरा, आपको मैं इंकरेज कर रहा हूँ कि आप रीडिंग कर लेंगे। आपका अब कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के बीच में ऑलरेडी सवाल आ गए। ये ज़रा मुश्किल बात है, आपकी किसी भी किताब ने इतनी डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया। मैं आपके लिए इतनी सारी रिसर्च करके आया हूँ, और आज मैंने कम से कम 2-2.5 घंटे तो पढ़ा होगा ये सब। तो आप रीडिंग करो मेरा बच्चा, और मुझे बताओ कि आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। कुर्रा मीन्स किरत करने वाले ना।
किरत को जो है वो करने वाले को कारी बोलते हैं। तो कुर्रा, अल कुर्रा बहुत ज्यादा तिलावत और बहुत ज्यादा किरत करने वाले। लीडर ऑफ खारजा इज अब्दुल्ला बिन रसीदी। अभी आप रीडिंग करो तो उसमें अब्दुल्ला बिन रसीदी आएगा, जिन्हें आर्म रिवॉल्ट्स लीड किए थे। ये लिखा हुआ रीडिंग में अब्दुल्ला बिन रसीदी। और जो स्लोगन था वो स्लोगन देखिए बोल्ड हुआ है, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। मोहम्मद अयान, कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अली ने अपनी रूलिंग पीरियड के एंडिंग टाइम पे और हजरत उस्मान के कातलों को पकड़ लिया था, ढूंढ लिया था और मार दिया था, लेकिन उस वक्त तक उम्मत में इतना डैमेज हो चुका था कि बाद में ये बात इतनी नोन नहीं रही। और उस पर बहरहाल इससे पहले कि हज़रत अली अब उसमें मामले में यूनिटी की तरफ लेके जाते हैं, उन लोगों ने हज़रत अली पे अटैक कर दिया, हज़रत अली को शहीद किया। हवारा रिजा बेटा एक जगह का नाम है, कूफा के बाहर एक जगह है हवारा, नहीं हवारा नहीं हरूरा। हवारा कहाँ गया आपने, हवारा कहाँ पढ़ लिया, हरूरा नाम है। हवाला जो है वो पिछली उसमें लिखा था, लेकिन मैंने बाद में जब कंसल्ट किया कुछ और बुक्स में तो उसको हवाला नहीं हरूरा बोलते हैं। तो रिजा आप पुराने नोट से ना पढ़ें प्लीज यहाँ पर, और यहाँ कहीं हवाला लिखा तो मुझे बताएं, मैंने वैसे हरूरा कर दिया था, पुराना खासा यहाँ हवाला तो नहीं लिख दिया। हाँ हवाला लिखा, बेटा इसको सही करो, इसको हवाला को हरूरा करो, वरना फिर आप कहोगे सर नोट्स में और इसमें जो है वो मसला आ गया। थैंक यू बेटा रिजा, जज़ाकल्लाह, खुश रखिए आप। हमारा नहीं है बेटा, ये हमारा जो है मैंने दूसरी बुक्स में देखा है, इसका नाम हरूरा है। चलो रीडिंग का फायदा हो गया, और मैं अगले साल वर्कबुक में ही करेक्शन कर लूँगा। नहीं नहीं, ये वही वाली वर्कबुक है भाई, आपकी मेरी वर्कबुक सेम, फिक्र ना करें। एहसन मुस्तफा बोला वेलकम, मैं रिजा को थैंक यू बोल रहा हूँ, एहसन मुस्तफा कह रहे हैं यू आर वेलकम। क्या बात है सर। अली के 60,000 ट्रूप्स उतने ही बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें मोहम्मद राफे हजरत अली के पास 80 to 90,000 ट्रूप्स है सिफिन में, तो हजरत अली को लेट से ये 25,000 थे, अगर ये छोड़ के चले गए तो 60,000 ही बचे। बिल्कुल सही कैलकुलेशन आ रही है। कहाँ से आएंगे, मतलब वहीं से आएंगे। अच्छा एक बात जरा सुनिएगा, बल्कि नहीं मैं वो बात को बाद में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज को आगे ही रिलेट करना है। अच्छा आपकी वर्कबुक में हरूरा है, तो मैंने पुरानी वर्कबुक खोल दी, चलो थैंक गॉड, ये तो अच्छा हो गया। हाँ ये पुरानी वर्कबुक है, इसमें फॉलो वेजिब भी नहीं है। मोहम्मद अयान क्या बोले, डिडंट हजरत अली बिफोर, समझ नहीं आई मुझे बात आपकी बेटे। हाँ ये है ना, ये मैं कौन था, ये क्या गड़बड़ होगी। हाँ हरूरा ही है भाई, ये वाली रीडिंग करनी है, मेरी वर्कबुक पुरानी वाली खुल गई थी गलती से। पैराग्राफ 1.11 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 They deserted the caliph and did not return to Kufa. Instead, they settled at Harura. पॉइंट नंबर 6 ही तो है। तो ये कूफा फिर हरूरा में रुके, फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास हदरीन को मना के लेकर आ गए, और ये हरूरा से वापस कूफा आ गए। आर्बिट्रेशन फिल होने के बाद जो चले गए। रिक्रूटिंग का मतलब हायरिंग होता है यमुना बेटे, तो इन्होंने कुछ रिक्रूट्स दिए, और रिक्रूट्स का मतलब हायर करना किसी खास मकसद के लिए। सुपर रिव्यू की प्राइस जो है मेरी टीम डिसाइड करेगी। मैंने तो सुपर रिव्यू बुक जो है वो बिल्कुल उतनी बनवाई थी जितनी जरूरत है, पर मेरी टीम ने आज मुझे सुबह बताया कि सर खुरम भाई आप जो है ज्यादा सुपर रिव्यू बनाए, हम उसको सेल करते हैं। तो वो प्राइस वो खुद ही डिसाइड करेंगे। लास्ट ईयर का मुझे बताया था कि उन्होंने जो है वो अल्लाह का भला करे 1,000 की जो है सेल की। 49 to 9 में लिखा हुआ है if the two parties among the believers have a quarrel तो make you peace between them। अगर जो है वो दो मुसलमानों के बीच में कोई बात में खराबी हो जाए तो फिर आप उनके बीच में इत्तफाक और बाहमी इत्तफाक यानी सुलह करवाएं। और सुलह कराने के बाद फिर आगे लिखा है वन ऑफ देम ट्रांसग्रेसेस, जैसे कि माविया के लिए हदली ट्रांसग्रेसर है, हदली के लिए माविया, वन ऑफ देम ट्रांसग्रेसेस देन फाइट यू अगेंस्ट द अदर ट्रांसग्रेसर। तो जो जालिम या ट्रांसग्रेसर हद पार करने वाले को बोलते हैं, उससे जंग करो until he complies with the commandment of Allah। और अगर अल्लाह की कमांड पे यानी अल्लाह की किताब पर लौट आए तो फिर किताब से फैसला करने के लिए आर्बिट्रेशन फ्रॉम वो वाली बहस की आर्बिट्रेशन फ्रॉम वर्ड्स होनी चाहिए, या आर्बिट्रेशन फ्रॉम जो है वो आर्बिट्रेटर्स यानी जजेस होना चाहिए।
अच्छा बेटे, यहाँ पर जो है वो एक बात खास है, वो ये कि अगर आपने इस रीडिंग के एंड में देखा हो कि यहाँ पर जो है वो ये बैटल ऑफ नहरवा जब चली, तो यहाँ पर जब ये जो है वो मर रहे थे, नहरवा में हर तरीके के फाइटर्स ने इतने सारे 3 से 4 हजार लोगों को मारा, तो व्हेन दे वर डाइंग, तो दोज जो सोल्जर्स ऑफ अली, व्हेन दे वर किलिंग दोज पीपल, दे न्यू दैट कि हम उन लोगों को मारे दोज हु आर द हीरोज ऑफ बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ सिफिन। बट आप कुछ नहीं लिखना है, आपने आराम से सुनना है, मुझे हर बात आपको समझानी है आराम सुकून से। तो यहाँ पर जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की जो आर्मी थी वो इतनी ज्यादा, दे लॉस्ट द स्पिरिट, हजरत अली इज गोइंग टू लूज द मोमेंटम, हजरत अली को अब अपने ही लोगों को मारना पड़ा जो कि 4000 के लगभग थे। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट यहाँ पर रेस कर रहा हूँ जो कि मुझे अभी अगले बहुत मुश्किल पार्ट भी यूज करना है, वो ये कि राइट आफ्टर दैट हजरत अली रज़ी अल्लाह लॉस्ट द मोमेंटम। और मोमेंटम का मतलब ये कि अब वो अपने ही लोगों को मारने की वजह से वो वाली एनर्जी नहीं रही, और हजरत अली की जो आर्मी थी दे लॉस्ट द स्पिरिट। नाउ व्हाई दे लॉस्ट द स्पिरिट? बिकॉज़ दे वर किलिंग दोस पीपल who were fighting along with their side shoulder by shoulder against Hazrat Aisha and then against Hazrat Muawiyah। और अब उनको जब मारे थे और फिर मरते हुए इन लोगों ने जो खारजी खवारिज हैं, when they were dying they all were saying paradise paradise, कि हमें तो सिर्फ जन्नत की तमन्ना। तो इस पूरी कैफियत में यहाँ पर आके जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को अब जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि हजरत अली वाज सपोज्ड टू गो टू सीरिया टू फाइट अगेंस्ट हजरत मुआविया। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी इस आर्मी से जब ये रिक्वेस्ट की कि हमें अब सीरिया की तरफ जाना है, तो आर्मी रिफ्यूज टू गो टू सीरिया, और आर्मी ने बोला कि अब हमारी बस हो चुकी है और हमने इस तरह की जंग देखी और वो इतनी डिमोरलाइज हुई आर्मी कि आप हमें अभी जो है वो सीरिया नहीं बल्कि आप हमें कूफा ले जाए और हम वहां पर जो है कुछ जमाने के बाद आपके साथ चलेंगे। तो हजरत अली जो है वो कूफा चले गए क्योंकि आर्मी ने आपके साथ जाने से इनकार किया। ये कूफियों को धोखा है, नहीं हजरत अली जो है मौत की तमन्ना किया करते थे कूफी की धोखों की वजह से। तो ये अब हजरत अली को सीरिया जाना है, हजरत मुआविया की रिबेलियन से डील करना है, उनसे एक और जंग लड़नी है, आर्बिट्रेशन फेल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर इस फोर्स ने बोला कि अभी हम कूफा जाएंगे और कूफा जाके हम आपके साथ दोबारा जो है जंग के लिए निकलेंगे। लेकिन दोबारा कभी भी हजरत मुआविया के खिलाफ जो है वो हजरत अली के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं बनी कि जाके जो है वो हजरत मुआविया के खिलाफ जंग करे। लेकिन उधर ही उधर मामला ये खराब हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वहां पर इजिप्ट में जो है वो अपने जो है वो स्टेप सर को अपॉइंट किया था। इफ यू रिमेंबर, आज सुबह के लेक्चर में आया कि अब्दुल्ला बिन साद जो थे वो इजिप्ट के गवर्नर थे और इब्ने साद जो इजिप्ट के गवर्नर थे, हजरत अली ने उनको रिमूव किया और उनकी जगह जो अपॉइंट हुए थे उनका नाम था साद बिन उबादा। अब साद बिन उबादा का मामला है कि साद बिन उबादा वाज वेरी लीनियंट विद द पीपल। कई लोग हजरत अली के लिए बैत नहीं करे तो ये इंतजार कर रहे हैं लीनियंसी के साथ, और इनकी लीनियंसी जो है वो कुछ लोगों ने उस लीनियंसी की वजह से फायदा ये लिया कि हजरत अली के लिए बैत ही नहीं कर। अच्छा, यहाँ जब लीनियंसी रही तो हजरत अली की रिजर्वेशन ये थी कि साद बिन उबादा इज नॉट बीइंग अ लिटिल हार्ड ऑन पीपल, और उनको बैत के लिए जो हजरत साद बिन उबादा उनको कायल नहीं कर पा रहे। तो अली हजरत साद बिन उबादा के बीच में एक रिजर्वेशन में एक डिस्कशन चला। इस डिस्कशन की बात हजरत मुआविया को जब पता चली सीरिया में, तो हजरत मुआविया ने अपनी डमास्कस की मस्जिद में स्पीच करते साद बिन उबादा की तारीफ कर दी। अब हजरत मुआविया ने साद बिन उबादा की तारीफ की, लेकिन साद बिन उबादा बिल्कुल वही करें जैसे होना चाहिए, और वो हजरत अली के लिए भी बैत के लिए कायल नहीं कर पा रहे, ना कर रहे हैं, ना लोगों पे सख्ती कर रहे हैं। तब इस तरह की बात हुई तो हजरत अली को साद बिन उबादा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर साद बिन उबादा हजरत मुआविया की जो है वो लीडरशिप में या उनकी जो है वो उनसे परसुएड होकर उनकी तरफ चले गए तो हजरत अली के पास इजिप्ट बगैर लड़े उनके हाथ से निकल जाएगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने साद बिन उबादा को हटा के इजिप्ट में अपने स्टेप सन को, जो कि बायोलॉजिकली हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं और आपके जो स्टेप सन लगते हैं, इनका नाम है मोहम्मद बिन अबू बकर। तो मोहम्मद बिन अबू बकर को हजरत अली ने जो इजिप्ट का गवर्नर लगाया। मैं लिख रहा हूँ गवर्नर ऑफ इजिप्ट। मोहम्मद बिन अबू बकर ने जो पॉलिसी रखी वो ये कि टोटल वो साद बिन उबादा के अगेंस्ट ही वाज वेरी हार्ड ऑन पीपल। इन्होंने लोगों को जो है वो धमकी दी, लोगों पे थोड़ा सा तशद्दुद किया, लोगों पे सख्ती की कि आपको बैत करनी होगी। अब जब वो इधर इतने लीनियंट गवर्नर के बाद इतना सख्त गवर्नर आया तो लोगों ने इब्ने अबू बकर को समझाया कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इन पे सख्ती ना करें। लेकिन इब्ने अबू बकर ने जब सख्तियां की तो कुछ लोग यहाँ से हजरत मुआविया के पास गए और पीपल अप्रोच हजरत मुआविया। मैं बड़ा स्लो जा रहा हूँ कि आपके दिमाग में स्टोरी चिपक जाए किसी तरह से। सो व्हेन पीपल अप्रोच हजरत मुआविया, उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें कि इजिप्ट का जो गवर्नर है वो हम पे सख्ती करता है। पीपल अप्रोच हजरत मुआविया। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अमर बिन लास जो कि विक्टर ऑफ इजिप्ट थे, अमर बिन लास तो इजिप्ट का चप्पा चप्पा जानते हैं, हजरत मुआविया ने अमर बिन लास की लीडरशिप में यहाँ से 6000 जो है वो सोल्जर्स भेज दिए। इतने में मोहम्मद बिन अबू बकर ने हजरत अली से रिक्वेस्ट की। अब मोहम्मद बिन अबू बकर इजिप्ट में है और अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो कूफा में, और उन्होंने हजरत अली से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी कुछ मदद कीजिए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ से एक शख्स को भेजा। ये वो शख्स हैं जो कि हजरत उस्मान के जो है वो प्रोटेस्टर्स में मौजूद थे और उनका नाम है मालिक अश्तर। ये मैंने आज सुबह जल्दी में बताया था लेकिन उसको डेफिनेटली समझ नहीं आया होगा। तो ये मालिक अश्तर वही है जो कूफा से सपोर्ट भी लेने गए थे, जो उस्मान के प्रोटेस्टर्स थे और प्रोटेस्टर्स में थे और हजरत अली के साथ कैमल सिफीन नहरवा सब जंगों में थे। मालिक अल-अश्तर जो है उनको रास्ते में अल-किल्जीम नामी शख्स ने जहर दिया, और इसमें तारीख में बहुत सारे लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अल-किल्जीम को सीरिया से जहर मंगा के दिया था हजरत मुआविया ने,
हज़रत माविया ने बोला था कि तुम ट्रेडर हो, मैं तुम्हारे ट्रेड के तमाम टैक्सेस में तुम्हें एग्जेम्पशन दूंगा अगर तुम इस जो है वो मुसाफिर को, जो खबर है कि यहाँ से जो है इजिप्ट की तरफ जा रहा है, उसको मार दो। तो अल-किलज़ीम जो था शख्स, उसने हज़रत मालिक अल-अशतर को, जो हज़रत अली के बड़े सपोर्टर हैं, हज़रत अली के एडवाइजर या हज़रत अली के कमांडर्स में से हैं, मालिक अल-अशतर को जो है वो अपने पास मेहमान बना के खाने में कुछ ज़हर मिला के दिया और यूँ जो है मालिक अल-अशतर जो है वो शहीद हो गए। तो यहाँ मालिक अल-अशतर की मदद जब भेजी थी हज़रत मोहम्मद अबू बकर के लिए, वो तो पहुंची नहीं। तो फिर मोहम्मद अबू बकर ने रीइंफोर्समेंट मांगी, तो हज़रत अली ने अपनी कूफी सपोर्टर से बोला कि लेट्स गो एंड फाइट टू डिफेंड द सिटी ऑफ इजिप्ट, और मेरे स्टेपसन को भी बचाना है। और अब यहाँ कूफी सपोर्टर्स ने हज़रत अली को दगा कर दिया। ये वही कूफी हैं जो अली के साथ भी जाएंगे, ये वही कूफी हैं जो हसन के साथ भी जाएंगे, वही कूफी हैं जो हज़रत हुसैन को बुलाएंगे, उनके खिलाफ तलवार लेके आ जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ 2000 जो है वो सोल्जर्स इकट्ठे कर पाए, और अली जब 2000 सोल्जर भेजे हैं यहाँ पर, तो 2000 सोल्जर्स जो हैं वो नाकाफी थे मोहम्मद बिन अबू बकर के लिए हज़रत अमर बिन आस के 6000 सोल्जर के सामने। तो हज़रत अमर बिन आस ने डिफीट किया हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की फोर्सेस को। तो मोहम्मद बिन अबू बकर जो है वो एक घर में जाके जो है वो उन्होंने जो प्रोटेक्शन ली। तो उस घर के बाहर जो है हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर को एक शख्स ने गिरफ्तार किया, और वो शख्स जो है वो बहुत बदतमीज था, उसने बहुत बुरे-बुरे अल्फाज बोले। इसका नाम था माविया बिन हुदैज। माविया बिन हुदैज नामी शख्स ने मोहम्मद बिन अबू बकर को अरेस्ट किया, और उनको अरेस्ट करके ही ड्रैग हिम बाय होल्डिंग बाय पुलिंग हिज हेयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ जो है वो इजिप्ट, और उनको खूब तशद्दुद करके मारा पीटा, उनका कत्ल कर दिया। आज मोहम्मद बिन अबू बकर को जब शहीद किया, तो उनको जो है वो डोंकी की स्किन में उनकी बॉडी को रख के जो है वो उसको आग लगा दी। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बड़ा दुःख और बड़ी तकलीफ का मामला है कि ये जो इजिप्ट में हुआ, इसमें हज़रत अली को 3 बहुत भारी-भारी नुकसान हुए। नंबर 1, हिज स्टेपसन अर्न्ड मार्टरडम नेम मोहम्मद बिन अबू बकर। नंबर 2, हिज एडवाइजर एंड कमांडर नेम मालिक अल-अशतर इज़ बॉर्न, जो हज़रत अली के साथ बैटल ऑफ कैमल के ज़माने से थे। एंड नंबर 3, हज़रत अली आल्सो जो है वो लॉस्ट इजिप्ट। तो ये पूरी कैफियत में ये हज़रत माविया ने इतनी मोटिवेशन फील क्यों की? अगर हज़रत अली के सपोर्टर्स जो कि 80-90 हज़ार के बाद 60,000 हो गए, वो हज़रत अली के साथ जाते तो हज़रत माविया ना इजिप्ट पकड़ पाते, बल्कि अब तो सीरिया अगला टारगेट था। और हज़रत अली इतने मजबूर हो गए हैं कि हज़रत अली इजिप्ट तक नहीं बचा सके, अपने स्टेपसन को नहीं बचा सके। तो अब इसका रिजल्ट ये निकल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मैप में 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास जो है ये शाम वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, ये पूरी साइड हज़रत माविया लीड कर रहे हैं, और ये सीरिया और इजिप्ट हज़रत माविया का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया। पहले इजिप्ट हज़रत अली के हाथ में था, और यहाँ की गैरिसन सिटी हज़रत माविया के पास है, जो उसका नाम फुस्तत है। और इधर से हमारे पास जो है वो इराक, पर्शिया, जिसको हम कूफा और बसरा बोलते हैं, यहाँ पर हज़रत माविया की लीडरशिप है। लेकिन आप अगर गौर करें कि इन दोनों जगहों पे बीच में जो जगह आती है, वो कौन सी जगह आती है? वो आता है मक्का, मदीना और यमन। तो मक्का, मदीना और यमन के लोग कभी हज़रत अली के लिए बैत करेंगे, फिर हज़रत माविया के फोर्स करने पे वो बैत तोड़ देंगे, और फिर हज़रत माविया की फोर्सेस जाएंगी, तो फिर वो बैत हज़रत माविया से तोड़ के हज़रत अली के लिए बैत कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं टू ओथ इवेंट्स, टू ओथ्स इवेंट। तो टू ओथ्स इवेंट जो है वो इसके बाद का टॉपिक है। पहले आपको एक थोड़ी सी रीडिंग करनी है, उसके बाद हम आगे बात कर पाएंगे। फॉलो अप इजिप्ट पढ़िए, कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। तो मैंने फॉलो इजिप्ट के एंड में लिख दिया कि हज़रत अली के 3 लॉसेस हैं। मालिक अल-अशतर चले गए, हज़रत अली के स्टेपसन जो है शहीद हो गए, माविया बिन हुदैज जो है वो अमर बिन लास की फोर्स में था। सखी अहमद बेटे माविया बिन हुदैज हज़रत माविया की फोर्स यानी अमर बिन लास की फोर्सेस से था। हज़रत अली के सपोर्टर्स कूफा और बसरा में थे। बेटा अभी ये सुपर रिव्यू टॉपिक पे रहो बेटा, सुपर रिव्यू वाला टॉपिक क्लास के एंड में बात करेंगे ना। अभी हम जरा ये वाली टॉपिक खत्म करें ना, जो बात समझ नहीं आ रही इसको तो हम क्लियर करें। हाँ मुआज, वो तो तुम, मुझे पता है मुआज तुम्हारे पास पुरानी वर्कबुक है, अहमद भाई ने मुझे बहुत अरसे पहले से बात बताई। मोहम्मद अयान फॉलो ऑफ इजिप्ट चेंज ऑफ गवर्नर की वजह से नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर की स्ट्रिक्टनेस की वजह से फॉलो ऑफ इजिप्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसमें गवर्नर का क्या कसूर है? क्योंकि हजरत माविया के पास अगर लोग गए थे तो हजरत माविया ने फोर्सेस भेज दी ना। तो हजरत माविया रज़ी अल्लाह ने उसको अपने एरिया को देखा कि वो एरिया वीक हो रहा है, तो उसको कैप्चर किया। पहले वाले गवर्नर को हजरत माविया ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, दूसरा गवर्नर सख्त था, तो हजरत माविया ने उसके खिलाफ फोर्सेस उनके खिलाफ फोर्सेस भेजी। अच्छा अहले शाम पूछ रहे हैं, अबीना पूछे, अहले शाम जो है वो सीरिया जो है वो जेरूसलम और इजिप्ट के इलाके अहले शाम, और अहले हिजाज में आप मक्का मदीना, उसके पड़ोस में यमन को ले। पॉइंट नंबर 4 कैन एक्सप्लेन करते हैं 1 2 3 4। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर बिकेम अनईजी टू लीड फियरिंग द कैलिफ डिड नॉट ट्रस्ट हिम। ऐसा हुआ कि हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को जब ये इत्तला मिली कि मालिक अल-अशतर आ रहे थे, और मालिक अल-अशतर आ रहे थे, तो उनको ये महसूस हुआ, जो कि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एक गैप है, कि हजरत अली ने मालिक अल-अशतर को इसलिए भेजा था कि मालिक अल-अशतर गवर्नर होते और मुझे डिपोज कर दिया जाता और मुझे रिमूव कर दिया जाता, जबकि ऐसा नहीं था। मालिक अल-अशतर हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर की मदद के लिए जा रहे थे। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर थोड़े से यहाँ पर अनईजी इस बात को लेके हो रहे हैं कि हजरत अली शायद मुझ पर भरोसा नहीं करते, उनको नहीं लगता कि मैं जो है वो इजिप्ट की सूरत हाल संभाल पाऊँ।
हज़रत माविया की फोर्स इतनी ज्यादा कहाँ से आई? तुम तो भाई एक ही सवाल लेके बैठे हो, मोहम्मद राफे फोर्स कहाँ से आई? भाई इंसान के बच्चे हैं, लोग एम्पायर में रहते हैं, वहाँ हजारों लाखों की आर्मी है, तो इतनी फोर्स कहाँ से आएगी? हज़रत माविया सीरिया में पिछले 18-20 साल से रूल कर रहे हैं और पूरा सीरिया हज़रत माविया के पास है। बनु उमैया का स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड है। इवन के उस्मान की कंट्रोवर्सी जब हुई तो सीरिया के लोग जो हैं वो हज़रत माविया के कंट्रोल में थे और वो हज़रत उस्मान के खिलाफ रिबेलियस नहीं हुए। कूफा से हुए, बस्सा से हुए, इजिप्ट से हुए। हज़रत माविया के बाद सीरिया है, जेरूसलम है, पूरा शाम बड़ा इलाका है, डमास्कस है, जॉर्डन है, मीसा है। तो वहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं और सारों को हज़रत माविया ने अपनी तरफ किया था और उन्होंने वो ब्लड स्टेन शर्ट जो दिखाई थी उस पर कुछ लोगों को जो है के खिलाफ किया। तो पूरा का पूरा शाम हज़रत माविया के पास है, कोई छोटा इलाका है। आप मेरे ख्याल से आपको लग रहा है, आप मेरे ख्याल से रहते होंगे आप जो है वो कुछ छोटे से एक इलाके में, तो आपको लगता होगा इतने छोटे से इलाके में 5-6 लोग ही आ सकते हैं, इतनी बड़ी फोर्स नहीं आ सकती। इससे आपका दूसरी बार ये सवाल आया कि अली के पास फोर्सेस कहाँ से आई और यहाँ से फोर्सेस कहाँ से आई? मुस्तफ़ा फैसल मालिक अल-अशर जो है वो हज़रत अली के साथ कैमल सिफीन और नारवा में थे और हज़रत अली ने मालिक अल-अशर को हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की मदद के लिए भेजा कि मोहम्मद बिन अबू बकर जो हैं वो लोगों पे सख्ती कर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए इजिप्ट की सूरत संभालने पे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हज़रत माविया की तरफ से भी आवाज़ थी कि वो इजिप्ट के लोगों ने हज़रत माविया को अप्रोच किया है। तो वो उनकी मदद के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हज़रत माविया को इतना मिल चुकी थी कि वो आ रहे हैं, तो न्यूज़ लीक हो जाती है, तो उन्हें अल-किलज़ीम नामी शख्स के थ्रू उनको जो शहीद किया। मेरे ख्याल से उसका नाम मुगीस था। ये थोड़ा मसला है, मुगीस है कि मुगीरा है, मेरा मुगीस नाम है उसका। मुगीस नाम है उसका, मुगीस। जो नोट्स में लिखा है वो सही है कि मुझे नाम मिक्स हो जाता है। चलें जी, जो भी लिखा हुआ है मेरे नोट्स में बस वही नाम है उसका, मुगीरा है या मुगीस है जो भी है, क्योंकि उसमें कसीर इब्न सलाद भी है, नैयर बिन अयाद भी है, फिर वो वलीद बिन मुगैरा का नाम का साथ ये नाम मिक्स हो जाता है, फिर मुगीस है कि मुगैरा है, देखें उसको आप, इतने बड़ी कोई मसला नहीं है। सो सर एक इवेंट हुआ, उसको मतलब हम बोलते हैं इवेंट ऑफ टू ओथ्स। अब जरा तवज्जो से सुनिए अपनी बात, क्योंकि मैं बहुत स्लो गया हूँ और ब्लॉग बहुत स्लो इसलिए गया कि भाई आपको जो है वो ये मुश्किल तरीन गुफ्तगू समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तक ये एरिया अनअसेस्ड है, कैमल बहुत आती है, सिफिन बहुत आती है, नहर में आ गई तो लोग जो उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डिटेल्स चाहिए उसकी। मैंने आपको डिटेल्स लिख के भी दी हैं और वो डिटेल्स छोटी हैं, वो याद हो जाएंगी, कहानी पूरी सुना। तो अब यहाँ पर जो है वो एक इवेंट है, उसको इवेंट ऑफ टू ओथ्स बोलते हैं और इस पे एग्जामिनर की बुक ने बड़ा फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये जो इवेंट ऑफ टू ओथ्स है ये लोगों को इन्फीरिएट करेगा, ये लोगों को जो है वो गम गुस्से में लेकर आएगा। हुआ कुछ यूं कि सर ये 39 एज की मोस्ट लाइकली या 40 एज की बात है। यहाँ पर जो है वो हजरत माविया जो है उनके पास, आप यूं समझ लें हजरत माविया के पास सीरिया और इजिप्ट, ये हजरत माविया के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हजरत अली के पास आ गया जी बसरा एंड कूफा। अब बीच में हमारे पास कौन से इलाके रह गए? एक है मक्का, दूसरा है मदीना और छोटा सा आज मैंने जो है वो एक और जगह पे देख लिया वो है यमन। तो हुआ कुछ यूं कि क्योंकि ये मक्का मदीना के लोग तो हजरत अली के हाथ में कुछ लोग बैत कर चुके थे, हजरत माविया की फोर्सेस आती हैं और उन्होंने इस इलाके में आके लोगों को तलवार की जोर से धमकाया और कहा कि ब्रेक योर प्लेज विद हजरत अली एंड प्लेज हजरत माविया, वो हमारे अमीर हैं, क्योंकि अब हाफ एम्पायर हजरत माविया लीड करते थे, हजरत अली, तो यहाँ उनको फोर्स किया गया और फोर्सफुली जो है उनको प्लेज करवाया हजरत माविया की। हजरत अली को खबर मिलती है कि मक्का मदीना की तरफ ये मामला तो हजरत अली ने यहाँ फोर्सेस भेजी। जब तक हजरत अली की फोर्सेस आई तो हजरत माविया की फोर्सेस जो है वो ऑलरेडी सीरिया की तरफ लौट चुकी थी। अब हजरत अली की फोर्सेस जब आई तो हजरत अली की फोर्सेस ने आके उनको हजरत माविया का प्लेज ब्रेक करवाया और उन्होंने हजरत अली के लिए प्लेज किया। अब ये लोग पहले हजरत अली के लिए प्लेज करते हैं, हजरत अली की फर्स्ट ईयर ऑफ कैलिफेट में, उसके बाद हजरत माविया के लिए प्लेज करते हैं और उसके बाद मक्का एमएम जो है मक्का मदीना है, और उसके बाद ये हजरत अली के लिए दोबारा प्लेज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जो इवेंट ऑफ टू प्लेजेस या इवेंट ऑफ टू ओथ्स। तो एक ही साल में लोगों ने बैत की, बैत तोड़ी, बैत की, और पहले भी बैत जो की थी उसको तोड़ के हजरत माविया, फिर उसके बाद बैत तोड़ के हजरत अली। इस चीज ने खवारिज को और इंफीरिएट किया, क्योंकि खवारिज को 3 लोग बहुत बुरे लगते हैं और खवारिज को 3 लोग जो बुरे लगते हैं उनके नाम ये है। एक तो खवारिज को अमर बिन लास के साथ रिजर्वेशन है और खवारिज कहते हैं कि अमर बिन लास हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये वो आदमी है जिन्होंने आर्बिट्रेशन रेकमेंड की थी। फिर खवारिज जो है उनको दूसरे जो शख्स पसंद नहीं है वो है जो है वो हजरत जो है वो माविया के, इन्होंने आर्बिट्रेशन प्रमोट की थी। उनको जो है वो हजरत जो है वो अली रज़ी अल्लाह बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि खवारिज को तो हजरत अली ने तो बैटल ऑफ नहरवा उनको डिफीट भी कर दिया है, लेकिन अब उनको हजरत अली इसकी बर्दाश्त नहीं होती कि हजरत अली ने आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट की थी, और वो भी आर्बिट्रेशन फ्रॉम कुरान वर्सेस नहीं बल्कि आर्बिट्रेशन बाय जजेस। तो इन्होंने हजरत अमर बिन लास, हजरत माविया और हजरत अली के खिलाफ प्लान बनाया कि हम प्रॉफिट की 40th एनिवर्सरी, आलम दीन अभी वो तरावी में मसरूफ थे, तो मैंने उनको बोला कि काम मुझे करके दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर की बुक में लिखा है कि खवारिज ने इरादा किया कि 40th एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस दिन पे हम लोग जो अटैक करेंगे। अब वो 40th एनिवर्सरी का हज़रत अली की शहादत वाले दिन से क्या ताल्लुक है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। किसी रिसोर्स में मिल नहीं रहा तो एग्जामिनर ने क्यों लिख दी ये बात, तो आई एम स्टिल वर्किंग। तो कहीं आता है कि हिजरत का महीना रमजान है तो फिर बात जस्टिफाई हो जाएगी, लेकिन कहीं हिजरत का महीना रमजान नहीं बल्कि जो है वो रबीउल अव्वल दिखाया जा रहा है, इसीलिए स्टिल वर्किंग ऑन दैट। फिलहाल उस चीज़ को हम जो है वो नजरअंदाज करके आगे बात करते हैं। हज़रत अमर, हज़रत माविया और हज़रत अली, ये 3 लोगों से प्रॉब्लम है। हज़रत अमर ने आर्बिट्रेशन रेकमेंड की थी, हज़रत माविया रजी अल्लाह तआला ने आर्बिट्रेशन जो है प्रमोट की थी, हज़रत अली ने आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट की थी। और ये 2 ओथ के इवेंट के बाद जो चंद खवारिज रह गए थे, खवारिज जो सेपरेटिस्ट हैं, जो खारजी हैं, जो बैटल ऑफ नहरवा के बाद भी कुछ लीडर कुछ डजन रह गए थे, इन लोगों ने इरादा किया कि ये एक ही साथ 3 इलाकों में 18 रमजान को 3 इलाकों में 3 जगह जो है वो मर्डर अटेम्प्ट करेंगे, और 3 इलाकों में जो मर्डर अटेम्प्ट होगा और उसमें ये 3 लोगों को शहीद करेंगे। तो इन्होंने 3 इलाकों में 3 लोग भेजे। अब मैंने आपको आज सुबह लेक्चर में क्या बताया कि अली रज़ी अल्लाह के कंट्रोवर्शियल इलेक्शन से उम्मत 3 हिस्सों में डिवाइड हुई, उम्मत में 3 कॉन्फ्लिक्ट आए, और उम्मत में हज़रत अली ने 3 डिसीजंस लिए, चेंजिंग गवर्नमेंट था, डिले के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी। उसके बाद 3 जंगें हुई, कैमल, सिफीन और नहारवा। नहारवा से कुछ डजन लोग बचे, उन्होंने 3 लोग भेजे, और वो 3 लोग के नाम क्या हैं? वो 3 लोग के नाम हैं अमर बिन बकर। इसको टारगेट दिया कि तुमने फुस्तत की मस्जिद के इमाम है अमर बिन लास। अमर बिन लास अब इजिप्ट के गवर्नर हो गए, उन्होंने हजरत मोहम्मद बिन अबू को कत्ल करने के बाद इजिप्ट की गवर्नरशिप संभाल ली, और इजिप्ट का जो कैपिटल फुस्तत है वहां की मस्जिद के इमाम अमर बिन लास। फिर माविया के पीछे इस आदमी को भेजा, उसका नाम था बर्क बिन अब्दुल्ला। बर्क बिन अब्दुल्ला का टास्क ये कि तुम दमास्कस की मस्जिद में हमला करोगे, और दमास्कस की मस्जिद में तुमने हजरत माविया पे कातलाना हमला करना। लेकिन याद रखिएगा इन सबका जो है वो टाइमिंग सेम है। 18 रमजान की सुबह ये फजर की नमाज में अटैक करेंगे। हजरत माविया दमास्कस की मस्जिद के इमाम है, हजरत अमर बिन लास जो है फुर्सत की मस्जिद के इमाम है। तो यहाँ पर हजरत माविया पे जो अटैक होगा वो अटैक होगा दमास्कस में। ऑन दी अदर हैंड हजरत अली रज़ी अल्लाह के पीछे एक शख्स को भेजा गया, वो आपने कई बार नाम सुना है, हजरत हसन के टॉपिक में सुना था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो है उसको जो है वो 2 लोगों ने सपोर्ट किया था, एक वरदान था और दूसरा शुबैब थे। शुबैब का नाम मैं नहीं लिख रहा, मैं इब्न मुलजिम और वरदान का नाम जो है वो जान। यहाँ पर जो है इसको इन्होंने अटैक कहाँ करना था? अली कूफा की मस्जिद के इमाम थे, ये कूफा पर अटैक करेंगे। सर खुरम ये सब लोग अटैक कौन सी तारीख को करेंगे? ये होगा फजर का टाइम, और रमजान की होगी 18 तारीख, 18 रमजान। मेरे ख्याल से आज हम लोग भी 18 रमजान के करीब ही हैं। पिछले साल भी मैं टॉपिक इसी डेट को ही पढ़ा रहा था, इत्तेफाक है कि हमारा टॉप सिलेबस जो है इसी के आसपास चल रहा होता है। तो फजर होगी, रमजान की 18 तारीख होगी, और ये 40H होगा। 3 इलाकों में जो हमले होंगे और 3 खवारिज हमले करेंगे, उनमें जो है वो हजरत अमर पे, हजरत माविया और हजरत अली का अटैक होंगे। हुआ ये कि सर उस दिन जब अटैक होना था 18 रमजान को फजर में, अमर बिन लास नमाज के लिए आए नहीं, और जो शख्स नमाज पढ़ाई जिन्होंने, उनका नाम खारजा था। और खारजा जब नमाज पढ़ा रहे थे तो अमर बिन बकर को क्या पता ये अमर है कि नहीं है, उनको तो बोला जो इमाम कर इमामत करो उसको मार देना। तो इन्होंने इसने जब अटैक किया खारजा पे, और खारजा पे जब अटैक किया तो ये शख्स पकड़ा गया, और इस शख्स को पकड़ने के बाद इसको जो है वो मार दिया गया, इसका कत्ल कर दिया गया, बिकॉज ही मेड एन अटेम्प्ट टू किल द गवर्नर ऑफ फुस्तत। हज़रत माविया अपने साथ प्रोटोकॉल और गार्ड्स यूज करते थे। हज़रत माविया जब फजर की नमाज लीड कर रहे थे तो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर जब हमला हुआ तो उनके गार्ड्स ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, बर्क बिन अब्दुल्ला, और ये भी मार दिया गया। हमने ये बात बड़ी पुरजोर तरीके से पढ़ी है कि हज़रत अली हो, अबू बकर हो, उस्मान हो, या फिर हज़रत उमर हो, ये लोग दे वर ब्रेव एंड ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स एंड दे डिड नॉट यूज हेवी गार्ड एंड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो है वो हज़रत अली जो है वो इनके आने से पहले ये लोग जो है वो नैरो जो एक गली थी जहाँ से अली का गुजरना होता था, वहां पर छुप गए 3 लोग, और 3 लोग के नाम शुबैब था, वरदान था, और इब्न मुलजिम मेन कैरेक्टर। अली रज़ी अल्लाह बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ डॉन मोस्ट लाइकली फजर की सुन्नतें, उससे पहले तहज्जुद अपनी बड़ी इबादत है, अली की इबादत मिसाली है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो नमाज के लिए जब हाजिर हुए, नमाज के लिए मस्जिद में आ गए, तो अभी मस्जिद में फिलहाल कोई नहीं, और अली रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज शुरू की। तो नमाज शुरू करने पर वरदान नामी शख्स ने अली पर अटैक किया, बट ही मिस्ड द मार्क। इसके बाद पॉइजनस स्वॉर्ड से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने हज़रत अली के जब सर पर अटैक किया, सो वो हज़रत अली के जो है वो सर पे जो है वो एक वूंड था जो आपको जंग में पड़ा था, उस वूंड से वो वूंड भी ओपन हुआ, और आपके सर पे एक गहरा जख्म लगा जो कि फैटल वूंड था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को ये जो है जख्मी करके वहाँ से फरार हो गए, और उसके बाद जो है जब लोग नमाज के लिए आए तो हज़रत अली जो है वो ऑन द प्रेयर्स मैट। तो अली रज़ी अल्लाह जो है वो 3 दिन तक उसके बाद हयात थे, और उसके बाद जो है एक सर्च स्टार्ट की गई कि ये जिन लोगों ने अली पे हमला किया इनको ढूंढा जाएगा। वरदान को जब देखने के गिरफ्तार करने गए तो वरदान ने जो है वो सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तो वरदान को जो फोर्सेस थी उन्होंने मार दिया। इब्न मुलजिम ने सरेंडर कर लिया, और इब्न मुलजिम ने सरेंडर किया तो इसके बाद जो है इब्न मुलजिम के बारे में हज़रत अली का यही था, हज़रत हसन से कहा था कि बेटे हसन अगर हम बच जाएंगे तो हम दरगुजर या माफ़ी फरमाएंगे, लेकिन हम ना रहे तो वो फैसला करना जो कुरान और सुन्नत से।
तो सूरह जो है वो बकरा में भी और सूरह जो है वो इसरा में भी मौजूद है कि किसास के राइट्स जो है दोनों सूरतों में मौजूद हैं। और यहाँ पर हज़रत हसन ने भी हज़रत अली की शहादत के बाद जो है इब्न मुलजिम नामी शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया था, और इसको हम बोलते हैं किसास फॉर हज़रत अली। 3 दिन के बाद 21 रमज़ान थी और 40 एज था, और यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। हज़रत अली की जब शहादत हुई तो इनिशियली उनका मज़ार कहाँ पर था, ये बात जो है लोगों ने छुपा के रखी। अब माना जाता है कि कूफा में ही जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार और मकबरा मौजूद है, और जिसको जो है शिया आइडियोलॉजी में एक हरम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अली बिन अबू तालिब फर्स्ट इमाम जो है उनका मकबरा मौजूद है। तो इस पूरी कैफियत में हज़रत अली की शहादत के बाद जो नुकसान हुए, जो नजफ नाम है उसका, सैयद इज़ान, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद सिर्फ ये खुलफा राशिदून का दौर नहीं खत्म हुआ, क्योंकि हज़रत हसन भी खलीफा राशिद है, लेकिन यहाँ दौर खलीफा राशिद का नहीं बल्कि मुसलमानों की कामयाबी का दौर, और वो एक आखिरी उम्मीद की किरण जो हमारे पास थी, जो मुसलमानों को जोड़ देंगे हज़रत अली बिन अबू तालिब, वो जाने पानी से रुखसत हुए, शहीद कर दिए गए। तो मैंने इस पूरे मामले में आपके साथ जो एक हफ्ते गुफ्तगू की है, पिछले मंडे से इस मंडे में आपको यही बात समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं दोबारा उस बात को समझा रहा हूँ कि ये 3 लोगों की स्ट्रेंथ्स नहीं, इन 3 लोगों की जानें ली हैं, और वो स्ट्रेंथ से हटते नहीं थे। इंसान की वो मजबूती ही लोगों को खलती है। उमर बहुत सख्त थे, रिजिड थे, स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्टनेस से उनकी जान दी, एक दिन का उन्होंने कंसेशन नहीं दिया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा जनरस और पोलाइट, हम्बल, कंसिडरेट थे, और उस कंसिडरेशन ने उनकी जान दी, यहाँ तक कि उनके घर में लोगों ने घुस के उन पे कातलाना हमला किया, लेकिन उस्मान ने उनके उनके खिलाफ जो है तलवार नहीं उठाई। हज़रत अली विज़डम और इंटेलेक्ट से भरपूर इंसान थे। हज़रत अली को मालूम है कौन सी चीज़ कैसे करनी है। कई लोग उनके फ़हम तक पहुँच ही नहीं सकते, और यहाँ पर हज़रत अली के फ़हम से ही लोग घबराते हैं कि हज़रत अली के पास वो अमीकेबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उन सॉल्यूशन में हज़रत अली को जो है वो हिपोक्रेसी ने मारा, हज़रत अली को जो है वो दगा मिली, हज़रत अली को धोखों ने जो है मारा, कि इस पे हज़रत अली जो है जो करना चाहते थे, विज़डम है, इंटेलेक्ट है, लेकिन लोगों की वफ़ा आपको नहीं मिली, वरना हज़रत अली वो जो अपने मिशन को लेके निकले वो लाज़मी कंप्लीट होता। तो खुतबा राशिदून का भी दौर खत्म हुआ, कैलिफेट के चैप्टर का मेन एलिमेंट भी यहाँ खत्म हुआ। अब हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो उनके, अल्लाह आपका भला करे, एडमिनिस्ट्रेशन की करने, तो हमारी पूरी की पूरी बुकलेट खत्म हो जाएगी। मैंने बस जानबूझ के, मैं बस चाह रहा था कि मैं आपको बहुत स्लो और बहुत आराम से टॉपिक सुनाऊँ। आप बस एक छोटी सी रीडिंग कर लेंगे, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है वो असलूर की तरफ जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन की तरफ। ये आप हज़रत अली की शहादत पढ़ लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो असैसिन्स नहीं, उन्होंने गलती से लिख दिया होगा सैयद यज़दान, उसमें असैसिन्स नहीं, उसमें प्रोटेस्टर्स को मारा है। तो वहाँ पर रिबेल्स कह लें उनको, रिबेल्स का वर्ड सही है। तो अगर असैसिन्स को मार दिया था तो टॉपिक ही खत्म हो गया फिर तो। फिर तो उसके बाद डिस्कशन ही कोई नहीं थी। तो हज़रत अली से क्या डिमांड करते वो? सो व्हाई दे वर्क, देखिए कि दे केप्ट ऑन डिमांडिंग हज़रत अली के आप असैसिन्स को मारें। इब्न मुलजिम का ट्राइब तो मालूम नहीं है सर मुझे, और इब्न मुलजिम खारिजियों में से एक है। फॉलो इजिप्ट जो है अदयान मलिक अभी तक नहीं आया, लेकिन एक मैं पिछले सालों में देखा ना, पिछली वाली वर्क बुक में जो थे फॉलो इजिप्ट नहीं था, तो मैं बस वो वैक्यूम फील करता था। मैंने कहा यार बच्चों को इतना ही नहीं मिलती, हम तो बच्चों को बताते हैं कि हाफ एम्पायर हज़रत माविया लीड करे, तो बच्चों के ज़हन में आ रहा है हज़रत माविया तो सीरिया में हाफ एम्पायर कैसे हुआ। तो फुर्सत और इजिप्ट इसलिए पढ़ाना पड़ता है ताकि उनको एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि हाफ एम्पायर वाज हेडेड बाय हज़रत माविया एंड हाफ वाज हेडेड बाय हज़रत अली। फिर 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। 4 पॉइंट में लिखा द इंसिडेंट ऑफ टू ओथ्स इन्फीरियरेटेड। तो टू ओथ का इंसिडेंट क्या था कि हज़रत माविया की फोर्सेस ने आके मक्का, मदीना और यमन के लोगों से कहा कि हज़रत अली से बैत तोड़ के हज़रत माविया के लिए बैत करो, और उन फोर्सेस से डील करने हज़रत अली की जब फोर्सेस आई तो हज़रत माविया की फोर्सेस चली गई। तो हज़रत अली की फोर्सेस ने मक्का, मदीना और यमन के लोगों को बोला हज़रत माविया से बैत तोड़ के हज़रत अली के लिए बैत करो, और इस चीज़ ने कुछ लोगों को इन्फीरियरेट कर दिया। इसका मतलब कुछ लोगों को गज़ब गुस्से में डाला, वो खारिजी थे, और जिन्होंने आगे मंसूबा बनाया वो आगे के 5 में लिखा हुआ है। हाइड नहीं कहेंगे, मतलब जो है वो अपॉइंटेड कहेंगे, क्योंकि वो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं खारिजियों के, अपने जो है वो उनसे मिलते हैं, क्योंकि खारिजियों के लीडर्स ने उनको अपॉइंट किया, और लीडर्स के पास कुछ और लोग मौजूद थे। मैंने बताया ना, फ्यू डजन्स वर लेफ्ट। कंस्पायरेटर्स, कंस्पिरेसीज करने वाले। आप कंस्पायरेटर्स नहीं तो आप 3 मर्डरर्स लिख दें। वरदान जो है वो शख्स है, इब्न मुलजिम ने उसको मदद के लिए हायर किया था। कूफा में रहने वाला एक शख्स था, उसके और जो है वो इब्न मुलजिम का जो है ज़हन मिलता था। तो शुबैब भी हैं, वैसे वो नाम शायद आपको यहाँ ना मिले। तो ये 3 लोग हज़रत अली को शहीद करने आए थे। उनको मालूम है कि शेर खुदा असदुल्लाह है, तो अगर वो मुकाबले में आ गए तो फिर उनके सामने तो 3 भी बहुत कम है। तो इसलिए वो अपने साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 2 और लोगों को लेकर आया था। 3 लोगों के साथ उसने हज़रत अली पर फजर की नमाज पे, नमाज के दौरान अटैक किया। टू ओथ्स का इवेंट जो है वो सुहैमा ये है कि हज़रत माविया इजिप्ट और जो है वो सीरिया को पे कंट्रोल में थे। कूफा बस हज़रत अली के कंट्रोल में था। मक्का, मदीना, यमन मिक्स था। तो मक्का, मदीना के यमन के लोगों ने ज़्यादातर ने हज़रत अली के लिए बैत की हुई थी। हज़रत माविया की फोर्सेस ने मक्का, मदीना और यमन में आके जो है वो फोर्स किया लोगों को कि आप जो है वो ओथ करें, प्लेज तोड़ें हज़रत अली से और प्लेज करें हज़रत
माविया के लिए, तो टू ओथ को 2 प्लेजेस कह लो ताकि आसान लगे। इसके बाद हजरत माविया रजी अल्लाह तआला जो है वो जब उनकी फोर्सेस लौट गई तो हज़रत अली की फोर्सेस कूफा से आई और मक्का मदीना यमन के लोगों को बोला हजरत माविया से प्लेस छोड़ के हजरत अली के लिए प्लेस करो। जी द स्वॉर्ड वाज पॉइजनस। जी ही वाज बरीड इन नजफ, लेकिन बहरहाल वो कुछ अरसे तक जो है वो उनके मज़ार को छुपाएगा, लेकिन अब उम्मत मानती है हजरत अली नजफ में मुदफन। नहीं जी, हजरत अली उस्मान के किलर्स पे तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, आप ये कह सकते हैं प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, लेकिन प्रोटेस्टर्स में असैसिन्स थे कि नहीं थे वो तो अभी तक मिस्ट्री है ना, वो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। चलें जी, क्वेश्चन बी, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अजीब और गरीब किस्म का है और मैं ये देख रहा हूँ कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार पासवर्ड में पूछ चुका है। इन योर ओपिनियन व्हाट वाज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आउटकम ऑफ आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन के जो आउटकम्स थे उससे सबसे भारी नुकसान क्या हुआ, और वो जो है वो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द हज़रत अलीज़ रेन। तो आर्बिट्रेशन के बाद बात करनी है। आर्बिट्रेशन के बहुत सारे आफ्टरमैथ्स हैं। आर्बिट्रेशन से एक नुकसान इजिप्ट का लॉस हुआ। आर्बिट्रेशन का नुकसान है कि हज़रत अली की जो आर्मी थी उसका मोमेंटम या उसकी जो है वो स्पिरिट लूज हो गई। हज़रत अली जो है इसके बाद जो है वो हज़रत माविया के खिलाफ नहीं जा सके। तो बहुत सारी गुफ्तगू हैं। तो आर्बिट्रेशन के आउटकम्स को वो कह रहा है कि उसमें से मोस्ट जो है वो डिफिकल्ट या मोस्ट डेवास्टेटिंग जो था उसको आप डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ लिखना शुरू करें, फिर मैं आपको समझाता रहूँगा, लेकिन इन माय ओपिनियन आपने, मैंने इतनी ही सुकून से आपको कहानी सुनाई तो वो कहानी को आपने और जोड़ना है यहाँ पर। इन माय ओपिनियन द मोस्ट सीरियस आउटकम ऑफ आर्बिट्रेशन, in my opinion the most serious outcome of arbitration was the desertion of Caliph supporters। जी बेटा, कौन लोग हैं ये? हज़रत अली को डिजर्ट करके क्या कहलाएंगे? खवारिज। जी, खारजी भी कह सकते हैं, खवारिज। अब इन खवारिज ने हज़रत अली के खिलाफ क्या किया? देखिए जी, दे फॉर्म्ड अ स्टेट conducted armed revolts against the caliph। इसमें अभी हमने पढ़ा कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह बोल रहे थे। अब्दुल्ला बिन खबाब बिन अराद जो हैं उनको भी इन्होंने जो है वो शहीद किया उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ। The caliph then killed them in Nahrawan। हज़रत अली के खिलाफ जब आर्म रिवॉल्ट सीख करें तो हज़रत अली ने इनको नहरवा में मारा। उससे क्या हुआ सर? The caliph then lost the momentum। क्या मोमेंटम लूज हो गया? अब हज़रत अली के जो सोल्जर्स हैं वो हज़रत अली के साथ नहीं जा रहे, हज़रत अली के खिलाफ है वो, मतलब हज़रत अली के खिलाफ भी नहीं है, मतलब हज़रत अली को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। His soldiers lost the spirit। His soldiers lost the spirit as those who were killed in Nahrawan, those who were killed in Nahrawan were the heroes of Camel and Siffin, were the heroes of Camel and Siffin, Camel and Siffin। जी सर, मोमेंटम भी जा चुका और यहाँ पर एक मसला आ चुका, तो इसका मतलब ये हुआ एज अ रिजल्ट अब इन लोगों ने हज़रत अली के साथ सीरिया
और इजिप्ट जाने से इनकार किया। अदमाविया यहाँ जो है पावरफुल हो गए। और अदमाविया को पता है कि हज़रत अली की मेजर आर्मी नहीं आ रही, तो अदमाविया गाँव मिलिट्री और मिलिट्री कैंपेन्स करें। दिस मोटिवेटेड हज़रत माविया who captured Egypt. And other parts. Who captured Egypt and other parts. Half empire was under the control of Hazrat Mawiya और ये शाम वाली साइड थी। और जो कूफा वाली साइड थी, हाफ एम्पायर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैलिफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैलिफ। और आखिरी रिजल्ट इसका ये निकला जी। औजारी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल हो जाएगी ना। बी पार्ट तुम देख लो, मैं ऑलरेडी इतना बड़ा वो क्लियर कर चुका हूं। इफ यू वांट टू ऐड दैट, दैट्स ओके लेटर। तो ये आउटकम्स इसकी क्या है? इससे सबसे पहले हज़रत अली की जो है वो आर्मी का स्ट्रेंथ टूट गई। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ से पास से इजिप्ट चला गया। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के से वो सीरिया भी चला गया। सीरिया तो चला गया, इजिप्ट भी चला गया, अदर पार्ट्स भी गए। और अली के जो है स्टेपसन जो हैं वो भी शहीद हो गए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का सबसे जो है वो मोस्ट डेंजरस रिजल्ट क्या है? आर्बिट्रेशन के बहुत सारे आउटकम्स हैं, आपके हिसाब से उसका मोस्ट जो है वो डेंजरस आउटकम क्या है? Martyr Muhammad Ali वाली की लड़ाई की जो रीजन है, इन माय ओपिनियन द मोस्ट डेवास्टेटिंग वाज द मार्टर मोहम्मद अली। उसको आपने स्ट्रक्चर्ड आंसर तो लिखना है ना, पूरा स्ट्रक्चर बनाया। चलो टाइम का मुकाबला सख्त है। क्वेश्चन बी, suggest reasons for chaos in his rule. Reasons for chaos in his rule. तो सबसे पहला रीजन जो क्योस का था वो था कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, और इलेक्शन कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ था? सपोर्ट ऑफ रिबेल्स फॉर हिम। तीसरा, अली को कुछ डिसीजन जो वो बाद में आराम से लेना चाह रहे थे, वो अली को डिसीजन अर्ली लेने पड़ गए, जैसे कि चेंज ऑफ गवर्नर और डिलेइंग की सांस। इस वजह से अली के लिए मुश्किलात और बढ़ी। Refusal to pledge by senior companions. कुछ सहाबा ने प्लेज नहीं किया। एक और मसला मुसलमानों में वो ये कि अब मुसलमान से जंग करने के लिए तैयार है। डिवीजन ऑफ उम्मा। अदली डिवीजन को जो खत्म करने में कामयाब हो जाते, लेकिन पॉइंट ये आया कि वहां पर जो है वो बीच में हिपोक्रेसी आ गई। जैसे मैंने आपको आज रंगून वाला बताया था कि अदली ने बोला कि उनके फॉलोअर्स हम थे, हमारे फॉलोअर्स तुम हो। हिपोक्रेसी ऑफ हिज फॉलोअर्स। फिर एक और वजह बनी जी, चेंज इन गवर्नर्स।
और चेंज ऑफ गवर्नर्स की वजह से हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अली को कन्फ्रंट करते हैं। और एक और बड़ी वजह है वो डिले इन किसास है, डिले इन किसास। और क्राइज ऑफ रिवेंज फॉर हजरत उस्मान। क्राइज ऑफ रिवेंज फॉर हजरत उस्मान, फॉर हजरत उस्मान। एक पॉपुलर सवाल है इसमें, हजरत अली की कैलिफेट में 3 अपोनेंट्स आए थे, कैमल के, सिद्दीक के और नहरवान के। पॉइंट नंबर 3 लिखा है द प्रेशर ऑफ रिबेल्स ऑन हिम। तो हजरत अली के खिलाफ 3 पार्टीज आई थी, कुरैश, महाजिर जो थे मक्का के, और उमैयद सीरिया के, और तीसरे जो थे वो आपके ग्रुप के खवारिश। तो इस क्वेश्चन में तीनों का जिक्र आ रहा है, इसमें 9 पॉइंट्स तीनों के बारे में आएंगे, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पासपोर्ट का। व्हाई सीनियर कंपेनियंस अपोज द कैलिफ एंड why was he deserted? Why was he deserted by his supporters? Why was he deserted by his supporters? The senior companions, यहाँ में तला जुबैर का जिक्र करें, सुबह पढ़ाया था आपको ये, the senior companions pledged for him expecting immediate qisas. When the caliph delayed qisas, they opposed the caliph. When the caliph delayed qisas, they opposed the caliph. They believed the caliph was wrong to do this. यह तला जुबैर वाला पोर्शन हो गया, और अब हजरत माविया वाली बात करते हैं। But Muawiyah did not pledge for him. And did not leave post of governor. Did not leave post of governor. He believed the caliph was wrongly elected. He believed the caliph was wrongly elected. आप कहते थे कि आपको तो इलेक्ट करने वाले वो लोग हैं जो हजरत उस्मान के मर्डरर्स हैं। He believed the caliph was wrongly elected. He also believed the caliph was wrong to delay qisas. The caliph was wrong to delay qisas. अब आखिरी सवाल है, वो कह रहे हैं सीनियर कंप्लायंस के अलावा आपके फॉलोअर्स ने आपको डिजर्ट क्यों किया? His followers deserted him after Siffin. After Siffin.
ड्यू टू आर्बिट्रेशन। They believed the caliph was wrong. They believed the caliph was wrong to accept arbitration. They believed the caliph should have fought or did arbitration from Quran, not the arbiters. हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। क्या बात है नवाज भाई, जज़ाकल्लाह। जरूर पढ़ लिया बेटा एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदर इंपॉर्टेंट बैटल्स कैमल और सिफीन। जो टाइम कम है थोड़ा सा हम कुछ पासवर्ड्स कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की 2 डिस्कशंस बाकी, बहुत आसान टॉपिक है मेरे ख्याल से। आई विल नॉट बी टेकिंग मोर देन 15 मिनट्स टू टीच देम। नहीं कोई बात नहीं, अभी हमने बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा पढ़ा, बहुत बेहतरीन पढ़ा। और खैर है हमारा एग्जाम काफ़ी दिनों बाद है तो आराम से पढ़ते रहते हैं, दिक्कत नहीं है जी। वेरिटास में कैलिफेट के नोट्स अवेलेबल हैं। आखिरी वर्ड लिखा आर्बिटर्स, ARBITERS, आर्बिटर्स। आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं। कल कोई वर्कबुक नहीं लानी, कल मैं अपनी एक वर्कबुक दूंगा, खुद उससे पढ़ेंगे आप लोग। जी बेटा, मैंने फर्स्ट और सेकंड कैलिफ के आपको वो करवा दिए हैं पास पेपर्स। थर्ड कैलिफ पे आ जाए जल्दी जल्दी बेटा, हमारे पास 1 बजे हम क्लास ऑफ कर देंगे। गिवन अकाउंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ उस्मान एंड कंपाइलेशन, तो लिख लीजिए P1। अगर आपको याद हो उस्मान जो है वो 6 लोगों की कमेटी के बाद इलेक्ट हुए थे और उसमें टाई हुआ था उस्मान अली के बीच में। और फाइनली जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पब्लिक ओपिनियन देखते हुए, और उनकी टेंडेंसी खुद उस्मान की तरफ थी, उसके बाद उन्होंने उस्मान को जो है वो थर्ड कैलिफ नॉमिनेट कर दिया। इलेक्शन आ गया और कंपैरिजन आ गया। Write in detail about the policy followed by Usman as a caliph in expanding and maintaining the state. अब आपको अगर याद हो, इजिप्ट से नॉर्थ अफ्रीका, सीरिया से अर्मेनिया, कूफा से आज़रबाईजान, बसरा से खुरासान। इसके बाद नेवल कॉम्बैट्स में भी एक्सपेंशन होगी, वो भी एक्सपेंशन में काउंट होगा। एक होगा फ्रॉम द कोस्ट ऑफ सीरिया इन मेडिटेरेनियन सी और एक होगा फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये बात आपने मुझसे क्लास में भी सीखी थी। तो P1 में लिखेंगे इजिप्ट, P2 में आएगा सीरिया, P3 में आएगा जी कूफा और P4 में आएगा जी बसरा। P5 में आएगा फ्रॉम द कोस्ट ऑफ सीरिया, और P6 में आएगा फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजिप्ट। ऐसे ही पढ़ाया था मैंने आपको। इजिप्ट से नॉर्थ अफ्रीका, बहुत छोटी सी बैटल है ये। सीरिया से अर्मेनिया, कूफा से आज़रबाईजान, बसरा से खुरासान। From the coast of Alexandria, Mediterranean Sea, और यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन सी। जी मोहम्मद अली रजा, मैं ले लूंगा क्लास, आप फिक्र नहीं करें, प्लान्स हैं मेरे। लेकिन मैं डिवाइन डिग्री सोच रहा हूँ कि मैं डिवाइन डिग्री की वैसे रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं डिवाइन डिग्री पढ़ाऊंगा क्लास में। डिवाइन डिग्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वैसे भी अलविदा ज़्यादा मज़े से नहीं हुई है, तो आप ईद के बाद या ईद से पहले रमज़ान के एंड में एक अलविदाई वाला क्लास रखते हैं और 1-1.5 घंटे की क्लास रखते डिवाइन डिग्री क्लास में पढ़ेंगे। चक्कर लगा लूँगा, बड़ी हिम्मत है मेरे अंदर। तो हर कैंपस में एक मुलाकात और कर लेते हैं, खैर होगी। ईद के बाद मुलाकात होगी तो आप लोग को ईदी भी देने का इरादा रखता हूँ।
Outline the charges leveled against Usman by his opponents and describe the main events of the revolts against him. तो क्या है उस्मान के खिलाफ जो चार्जेस थे आप वो बता दें। तो सुबह क्लास जो है हमारी इसी बात पे गुजरी है कि उस्मान के खिलाफ जो चार्जेस थे वो क्या थे भाई। चार्जेस लिखे जी। उस्मान वाज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूजेशंस ऑफ, एक था ब्लास्फेमी कुरान की वजह से, दूसरा मेन था नेपोटिज्म। मैं इसको करप्शन तो बोल रहा हूँ लेकिन आपको पता है हमने इसको सुबह जो डिस्कस किया इसको बोला मिसयूज ऑफ बैतुल माल। फिर दूसरा आ जाएगा जी रिबेलियन। रिबेलियन में पहले होगी सीज प्लस आर्बिट्रेशन बाय अली, प्लस द लेटर, और लेटर पढ़ के जो है एक और सीज। इस बार सीज घर पे होगी जी, एसओई लेके आना और बैच लगा के आना। और P3 में आएगा जी मार्टरडम, P3 मार्टरडम। फिर वो कह रहे हैं सर व्हाट मेजर इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान। तो उसके मेजर इवेंट्स जरा बताने पड़ेंगे। तो मेजर इवेंट्स जो है सबसे पहले हजरत उस्मान की कैलिफेट में जो है वो इलेक्शन है, उसके बाद जी एक्सपेंशन ऑन लैंड है, एक्सपेंशन ऑन सी है, कंपाइलेशन और जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। फिर यहाँ पर जो है वो कंट्रोवर्सीज हैं और नंबर 6 में मार्टरडम। तो ये आंसर रिव्यू बुक से किया जा सकता है। अभी वाला क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन अगर आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे कि बहुत सारी बातें इसमें लिखने की। इलेक्शन, एक्सपेंशन ऑन लैंड, expansion on C, comparison other contributions, मस्जिद नबी वगैरह एक्सटेंड की, वेल्स दिख किए। P5 में आएगा जी कंट्रोवर्सीज, वो कंट्रोवर्सीज में आपके ऊपर जो है वो 3 इल्जाम लगाए गए नेपोटिज्म का, ब्लास्फेमी का और करप्शन का, और आखिर में आएगी उनकी शहादत। कंट्रोवर्सीज एंड मार्टरडम। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं सुबह कराया था, पेज नंबर देख के बताओ। Why he encountered difficulties in the later part of his route? जी अली इजान मुझे मालूम है, मैं शायद कल ही आ जाऊँ। कल मेरी असल में अम्मी की सालगिरह है तो उन्होंने कोई इफ्तार का प्रोग्राम रखा हुआ है। आई विल बी फ्री 2 इंशाल्लाह। तो मैं सोचा था कि कल हम मिल लेते हैं 4 बजे से या 5 बजे से 6 बजे। हमें 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा हमें डॉक्टर्स पढ़ना है और हमें 3B के पासपोर्ट्स करने। और स्टूडेंट से बहुत रिक्वेस्ट की कि बहादाबाद में आप क्लास कर लें। तो मेरा बच्चा मैं आ रहा हूँ बहादाबाद में पेपर 1 के लिए। और एक मॉडल ऑफ एक्सीलेंस कुछ लोगों का रह गया वो, क्योंकि 3-4 कैंपस का मेरे पास 3-4 कैंपस जाने का टाइम नहीं है, वो तो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। सी पेज नंबर 25। आज की क्लास में गुफ्तगू जब हो रही थी, कल वर्कबुक नहीं लानी भाई, कल वर्कबुक नहीं लानी। कल आप मेरे साथ जो पढ़ेंगे मैं आपको कल जो रिसोर्स दूंगा, मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, कॉपी में आपको दिखाता। कल मैं आपको सुपर रिव्यू से पढ़ाऊंगा। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ उस्मान's मर्डर। उस्मान के मर्डर की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सबसे पहले उम्मत में 3 डिविजन्स हुए, उसके बाद उम्मत में 3 कॉन्फ्लिक्ट्स आए, और फिर हज़रत अली ने 3 डिसीजन दिए। उन 3 डिसीजन के बाद गवर्नर्स की चेंज की वजह से बैटल ऑफ सिफिन हुई और डेरेन की सांस की वजह से बैटल ऑफ कैमल हुई। तो लिखें डिवीजन ऑफ उम्मा, बल्कि ऐसे लिखिएगा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, डिवीजन ऑफ उम्मा में 3 ग्रुप्स बने थे।
एक हज़रत अली के सपोर्टर्स का ग्रुप था, एक महाजिरीन का ग्रुप था और एक उमैय्यद का ग्रुप था। थ्री डिसीजंस बाय कैलिफ। कैलिफ का पहला डिसीजन गवर्नर्स चेंज करने का था, दूसरा डिसीजन जो है वो किसास को डिले करने का था, और तीसरा डिसीजन जो था वो हज़रत अली ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की थी। थ्री डिसीजंस की वजह से जो किसास डिले हुआ उसकी वजह से हो गई बैटल ऑफ कैम्प, और गवर्नर के मामले में हो गई बैटल ऑफ सिफिन। Give a detailed account of the following when he became the caliph. So the opposition faced by Hazrat Ali when he became the caliph, इसका अकाउंट लिखना और बैटल ऑफ कैमल का। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है उसका आंसर जो है वो बहुत लंबा नहीं है, और पॉइंट नंबर 1 पे आपने जो है बस मोटी मोटी गुफ्तगू करनी है। पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें आप बताएंगे P1 आएगा, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। As rebels pledge for him. P2 में लिखेंगे his decisions under the pressure of rebels. जिसमें दो डिसीजन डेवास्टेटिंग थे, डिले इन किसास और चेंज इन गवर्नर। और फिर P3 में जो उसने ऑलरेडी पूछा हुआ है, जिसके मार्क्स ज्यादा हैं, ऊपर वाले पॉइंट कैसे 3 मार्क्स ही मिलेंगे, और P3 में आ जाएगा जी बैटल ऑफ कैम्प, वो आपको पूरी लिखनी है। बैटल ऑफ कैम्प। Muawiyah was opposed to Hazrat Ali's caliphate, give reasons for his opposition and write an account of the battle of Siffin। आज हज़रत मुआविया के रीजंस मैंने आपको 2 बार पढ़ाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको हज़रत मुआविया ने अपोज जो किया उसके रीजंस याद हो गए होंगे। एक किसास था और दूसरा he wanted to maintain power. Reasons for opposition by Hazrat Muawiyah. P2 causes of Siffin, और P3 में आएगा events of Siffin। causes of Siffin and events of Siffin। क्लास के एंड में करता हूँ अब्दुल समद। ये ह्यूज आंसर्स नहीं है मोहम्मद अयान, आप इसको जब लिखने बैठेंगे, और मैंने वर्कबुक दी इसीलिए, वर्कबुक बनाई इसीलिए, रिव्यू बुक इसीलिए दी जाती है कि ये चीजें मैंने जो है Ali's policies of changing governor appointed by Hazrat Usman led to a lot of problems for him. Outline his reasons for making these changes. आपने चेंज क्यों किया? प्रेशर, ये मेजर फैक्टर ऑफ chaos था। फिर आपको हज़रत अली को प्रेशर था रिबेल्स का, हज़रत अली ऑफिस ऑफ कैलिफ में फॉर्मली एस्टैब्लिश होना चाहते थे, उमैय्यद गवर्नर्स की तरफ से रिबेलियन अवॉइड करना चाहते थे। इन तमाम चीज़ों के लिए हज़रत अली ने ये डिसीजन लिया। तो P1 लिखते हैं रीजंस फॉर चेंजिंग गवर्नर। मैंने जो आपको पेपर दिया है उसमें भी लिखा हुआ है जो रीजंस मौजूद हैं चेंजिंग गवर्नर्स के, और मैंने आज आपको सुबह इसकी राइटिंग भी कर दी थी। पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3। जी, हज़रत मुआविया ने गवर्नर की पोस्ट छोड़ने से इनकार किया था, उनसे बैटल ऑफ सिफीन हुई थी। मैंने सुबह पढ़ाया था, मुझे जवाब चाहिए। गवर्नर चेंज होने से बैटल ऑफ कैमल का क्या ताल्लुक है? गवर्नर चेंज होने से बैटल ऑफ कैमल का क्या ताल्लुक है सर? आउटकम नहीं है बेटा, बैटल ऑफ सिफीन का कोई आउटकम नहीं है, वो इनकंक्लूसिव वॉर थी। गवर्नर ऑफ बसरा, क्या बात है मोहम्मद शहीद, बसरा के गवर्नर जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अमर, उनको चेंज किया था उन्होंने हज़रत मुआविया हज़रत आयशा के साथ जो है वो ही जॉइंट हैंड्स, और फिर उन्होंने बसरा में अटैक किया था। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे बैटल ऑफ बसरा, ब्रैकेट कैमल। मैं बसरा इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद आ जाए कि एक गवर्नर चेंज होने की वजह से वहां भी जंग हुई थी। Ali's caliphate was riddled with problems. Describe what these events were. Yeah, describe the main events of the caliphate of Hazrat Ali. ठीक है जी, पहले आएगा इलेक्शन, उसके बाद आएगा 3 डिसीजंस,
उसके बाद कैमल, फिर सिफीन और फिर नहार और फिर छुट्टी। बल्कि छुट्टी से पहले एक क्वेश्चन कर लेना, मुझे पेज नंबर बता देना। P1 इलेक्शन, P2 3 decisions, P3 बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ सिफीन। ये आंसर लंबा है यार, अगर तुम इस आंसर को बोलोगे मैं कहूँगा हाँ यार ये आंसर बहुत लेंदी हो रहा है, और इसके लिए फिर आपको रिव्यू बुक वाला वर्जन उठाना पड़ता है। बैटल ऑफ नेहरू। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट जो है वो पेज नंबर बताएगा हजरत उमर, बल्कि यहाँ लिख दें, हजरत उमर के लिए लिख दें सी द वर्कशीट। उस्मान का बताओ बेटा, मार्टरडम को पेज बताओ उस्मान हजरत अली का। उस्मान हजरत अली के मार्टरडम की वर्कशीट वो पेज नंबर बताओ। उस्मान 24 में, हजरत अली 33। हाँ, तुम्हारी की मार्टरडम के लेसन्स जो थे, कैलिब वाज न्यूट्रल, ही वाज ब्रेव, ही वाज ऑनेस्ट। सी द वर्कशीट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने, मुझे नहीं पता अभी तक, कॉपी कर लिए वो पॉइंट्स के नीचे वर्कशीट दी, इसलिए कि आप वो कैलिफिट के जो पॉइंट्स लिखे। अब वो पेज में कल दिखाऊंगा यार, मैं थक रहा हूँ, मेरी सुबह वर्कशॉप भी है, मुझे पढ़ना है अभी, तो मुझे आप लोग इजाजत दें। पढ़ते तो हम रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे दिन बाकी हैं। ये तो आप एक साइड की बात करें ना, हजरत माविया वाज फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ हजरत उस्मान, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमजा, लेकिन हजरत उस्मान, हजरत माविया का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हजरत माविया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक नाइंसाफी इससे पहले हो चुकी है, और वो नाइंसाफी हजरत उस्मान का कत्ल है। तो आप अगर यहाँ अनजस्ट मर्डर्स की बात करें तो उसमें अब ये जो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, ये प्रोटेस्टर्स में शामिल थे। मालिक अश्तर जिनका आप जब बात नाम ले रहे हैं, वो भी प्रोटेस्टर्स में शामिल थे। तो माविया के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, और माविया अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में उस्मान के हक के लिए, उस्मान के इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन ये ओपिनियन जो है मैं इससे बात नहीं करता, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। जी, पेपर 2 की वर्कशॉप भी ले सकते हैं, इससे पेपर 2 की वर्कशॉप भी ले सकते हैं। अली जैन, अगर वर्कबुक 7 रहेगी रंगून वाला, मैं नहीं करो यार, मैं कल जाऊंगा रंगून वाला पूछूंगा, अगर मिल गई तो फिर मैं आपको इतना दिलवा दूंगा इंशाल्लाह। जी अलिशमा, मुझे मालूम है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, फिक्र नहीं करें। तो हम डिवाइन डिग्री पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर की बात, क्योंकि आप अलिशमा, आप ये भूल रही हैं, आप तो डिफेंस से हैं, आपका बिलीफ इन लास्ट डे भी नहीं हुआ। पूरे कराची में बिलीफ इन लास्ट डे हुआ है, लेकिन आपका बिलीफ इन लास्ट डे भी नहीं हुआ। आपकी तो वैसे भी पेपर 2 की एक क्लास होनी थी, अगर मैं आज डिवाइन डिग्री पढ़ा भी देता तो भी हमें डिफेंस में एक और क्लास रखनी पड़ती। कैंपस से ऐसे ही नहीं ली तो कैंपस कॉल करें, वो आपको बताएंगे। जी हाँ, क्लासेस हैं, कल भी हम मुलाकात करेंगे। कल हम लोग जो है वो अपना जो इसकी कैलिफेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस और वर्कबुक नंबर 9 कंप्लीट खत्म कर लेंगे पासवर्ड्स के साथ। फिर हम हदीस पे आएंगे, फाइनली बड़ी मुश्किल से हम हदीसों को पहुंच रहे हैं। हमारे शाह, मैं देखता हूँ आपका मैसेज क्या है। जी, करबला याद नहीं करना, यमुना अमजद, करबला जो है वो आपने उसका पार्ट भी याद करना है, व्हाट लेसंस डू वी लर्न फ्रॉम शहादत ऑफ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। करबला रीड करना है, और करबला का शॉर्टर वर्जन हुसैन के बायोग्राफिकल अकाउंट में आएगा, वो तो लिखा जाएगा, लेकिन करबला के जो है वो पार्ट बी की तैयारी करना है।
वर्कशॉप का टाइम 9 to 2 है और आप लोग को 8:30 रिपोर्ट करना है। जी हाँ, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। संडे को क्लास मिस हो गई थी वर्कशॉप की वजह से, तो आप उसका बैकअप लेंगे आफ्टर? ले लेंगे सर, टाइम मौजूद हो तो पढ़ा देंगे, वरना आप अकेले पढ़ लीजिएगा। अब्दुल मोईद कैलिफेट पेपर के लिए किस तरह पढ़े? ये मंडे की क्लास में जब हम मिले थे लास्ट, तो मैंने आपको शीट दी है, उसके बैक साइड पे लिखवाया है। पहले पेज नंबर 70 से हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जो आज मैंने क्लास में पढ़ाई थी, फिर उस्मान की एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और जब तीनों एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो राइटिंग राइट करके जो स्पेशलिटी ऑफ द कैलिस वाला क्वेश्चन है वो कवर होगा। तो ये कल मैं उस्मान की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ और स्पेशलिटी, तो आप देखिएगा जब एडमिनिस्ट्रेशन पे बंदे का दिमाग चलता है सारी एक जैसी, तो वो शुरू में लग रहा होगा हम क्या टॉपिक पढ़ने, लेकिन चारों में बहुत बड़ा मजा आ जाता है। फिर मैं आज खुद भी पढ़ रहा था, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, सामने मेरे रखे में पेपर्स में प्रैक्टिस कर रहा था, बड़ा मजा आया, क्योंकि आपने पहली एडमिनिस्ट्रेशन देखी, वही पॉइंट वहां रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा एडिशन हो रहा है और दिमाग भी चल रहा है और पॉलिटिकल बातें हो रही तो और अच्छा लग रहा है। तो उसका तरीका है, उसके बाद आप जो है वो इवेंट्स पढ़ेंगे, इलेक्शंस पढ़ेंगे, फिर मार्टेडॉन पढ़ेंगे, फिर आप एक्सपेंशन पढ़ेंगे। जी फ्री तो कुछ भी नहीं है सर, फ्री कैसे होगी सुपर रिव्यू बुक? नहीं, यजीद को तो कैलिफ नहीं मानते मेजॉरिटी लोग, यजीद कैलिफ में नहीं आता। खलीफा राशिद में 5 का नाम लिया जाता है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, हजरत अली और हजरत हसन। मेरे ख्याल से मावी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है कोई, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, क्योंकि ये उसने जो किया है ये उसका पर्सनल रिवेंज था, इस पे उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी मोस्ट लाइकली। मुझे थोड़ा ब्लरी हो रहा है, मैं एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ वो कल। उसके खिलाफ मावी अपने हुदैस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चले यार, मैं असल में थक रहा हूँ, और सर यू आर द बेस्ट टीचर, वी विल मिस यू, द वे यू टीच विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज इम्प्रेसिव। जज़ाकल्लाह बेटे, अल्लाह आपको खुश रखे, और ये आप लोग की भी कोशिश और काविश है कि आप इतनी देर रात तक बैठ के पढ़ लेते हैं। सुबह भी 5 घंटे पढ़ा, आप भी पढ़ा, आप लोग की हिम्मत को दाद और सलाम है, हम तो आपकी उम्र में इतनी मेहनत नहीं करते थे। अब्दुल मोहित साहब के सवाल का जवाब दे दिया, सेम सवाल दोबारा पूछ रहे हो यार। कल वर्कबुक नहीं लानी है, कल खाली आ जाना है, पेन लेके आ जाना है बस। जी वर्कशॉप का पास चाहिए तो आप कल सुबह आ जाए, और कल सुबह वहाँ भी वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। दोगे तकरीबन 550 लोग तो आ रहे हैं, तो आप 550 में आप भी आई कार्ड हो जाइएगा, कोई मसला नहीं, स्पेस तो है हमारे पास। नाइल नुमान कह रहे हैं एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे। ये मैंने लाइन किसके बारे में सुनी थी पहले? शायद अफरीदी के बारे में सुनी थी। ईद के बाद दूंगा। आज गड्डियां मंगाई है मैंने, कहा 50-50 के नोट मंगा लो, बच्चों को वही नोट दे देंगे, उसी पे साइन कर देंगे। पेज 34 दिखा दें। जाऊं क्या मैं? पेज 31 दिखा दें। एक लड़का लिखा है यू आर अ गोट। जी, मैं भाड़ी बकरा हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। हाँ, रानिया कह रही है आपकी और आपके ऑन कैंपस लेक्चर्स की दोपहर 2 बजे से याद है। नाइल नोमान ने कैपिटल लेटर से लिख दिया है कि दिल कितनी बार जीती। हाँ, वे कह रहे हैं पेन बहुत हैवी है। मेरे वर्कशॉप की प्राइस 9,000 है, 8,000 नहीं 9,000। जी अशना, मुझे अंदाजा है ये बहुत ऑफ रिपीटेड कमेंट्स हैं, बच्चे बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, पिछले साल के बच्चे भी आते हैं। आलियान, आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड किंग एक्चुअली, तो मैं बादशाह और मालिक सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। आप कह रहे हैं आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप मेहनती टीचर हैं, तो किंग का वर्ड जो मेरे लिए यूज होता है मुझे बहुत उससे थोड़ी सी तकलीफ होती है। आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड किंग। आप कुछ भी कह लें, किंग मत बोला करें। बिरयानी पेपर की बात है, जाफर जैदी, जाफर भाई पेपर जब पेपर 2 की वर्कशॉप होगी तो बिरयानी खिला देंगे।
मोहम्मद अयान कह रहे हैं कि सर खुरम 5000 ईदी देंगे। क्या बात है सर, वो भी दिन आ जाएगा मोहम्मद अयान। कहाँ, कौन कौन सी दूर बात है, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा। मोहम्मद समी, पेपर 2 में आपने टॉप किया है पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला आपको, तो हमने पेपर 1 पेपर 2 का मर्ज करके टॉपर बनाया ना। आप पेपर 1 में या एब्सेंट हो गए होंगे या पेपर 1 में आपने टॉप नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, मैं बात करके कह देता हूँ कि आप सेपरेट बना दें पेपर 1 पेपर 2 के टॉपर्स, उनको भी दे दें। आप क्यों दिल छोड़ा करते हैं। अब्दुल्ला जावेद, मैं कराऊंगा कैलिफेट की तैयारी। तुम अपनी परेशानी, मेरी ये परेशानी है, मेरी आपकी नहीं है। आपको मैं पढ़ाऊंगा पेपर 2 और कैलिफेट। आप पेपर 1 पे फोकस करें, मेरी क्लास लें, उसके बाद पेपर 2 को लिफ्ट नहीं कराएं, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। मेरा मसला है वो, आप परेशान ना हो। आप ये पेपर 1 पे फोकस करें। मैं वैसे भी 2 दिन के बाद पेपर 2 की क्लासेस को डिसकंटिन्यू कर दूंगा और मैं आपके साथ सिर्फ पेपर 1 पे बात करूंगा और पेपर 1 ही मैं आपके साथ लगा रहूंगा, आपको रिवाइज कराता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। वर्कशॉप में है, वैसे हैं, टेंशन नहीं लेनी सर। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं। जो लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, उनसे जो है वो। अहमद मोइनुद्दीन बोल रहे हैं सर, खुर्रम द कैलिफ नॉट द किंग ऑफ ओलेवस्तान। क्या हो गया यार, तुम भी सही जा रहे हो। नहीं, जब मैं 5000 ईदी दूंगा तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे ना, तो आपको 50,000 फी देने की क्या जरूरत है। मैं इतने जमाने जिंदा तो हूँ नहीं वैसे भी कि मैं 50,000 फी चार्ज कर रहा हूँ और वो जमाना मैं देखूंगा। तो आप ना परवाह करें इसकी, इंशाल्लाह। और मेरे आगे ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्री पढ़ाने के हैं। मेरे आगे ऑब्जेक्टिव पैसे लेके पढ़ाने के नहीं है अली मुजम्मिल। तो वो जमाना आपके हिसाब से मैं 50,000 चार्ज करूंगा, वो जमाना मैं मुफ्त पढ़ा रहा हूँ, फी सबिलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस का इम्तिहान कैसे करेंगे आप। प्रैक्टिस का इम्तिहान ऐसे करेंगे कि मैं आपको प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा और आप प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा। मामा कह रही थोड़ी ज्यादा इजी तो दें। जी, वर्कशॉप में तैयारी होगी इंशाल्लाह। बाहर कुछ टॉपिक में स्किप करूंगा, वर्कशॉप में बायोग्राफी में करने पड़ेंगे। कल वर्कशॉप में चैप्टर कुरान है। चलो और सवाल आ रहे हैं, इससे पहले मैं निकल जाता हूँ। एक्सपेंशन टू बाइजेंटाइन एम्पायर नहीं किया ना, कर लिया भाई, क्या हो गया। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपको बाइजेंटाइन एम्पायर में कंफ्यूज हो रहा होगा। बाइजेंटाइन एम्पायर खैजर रोमन एम्पायर को बोलते हैं। ईशान ईरानी बोल रही है हैप्पी बर्थडे आंटी। कौन सी आंटी भाई। अरे मुस्तफा, थैंक यू बेटे। सही है रिमजा, ये सही है। हाँ वो ठीक है, सही जगह आपने सही जगह चेप दिया उसको, यूं ही चेपना उसको। वेरी गुड वेरी गुड। सुपर रिव्यू बुक और सिंपल रिव्यू बुक में फर्क है कि सुपर रिव्यू बुक में और छोटे आंसर्स हैं और सुपर रिव्यू बुक में जहाँ जहाँ वो आते रहेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और पैटर्न लिखे गए। और सुपर रिव्यू बुक में पूरा सिलेबस नहीं है, कुछ चंक्स उसके मौजूद है। हसनैन रिजवी मुझे पपियां भेज रहे हैं, अल्लाह अकबर। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। हैप्पी बर्थडे आंटी का मतलब मेरी अम्मी को हो गया, ठीक है। जरा जरा, अरे हाँ, अब अम्मी को तो फोन कर लूँ मैं, अम्मी नाराज होंगी। अरे सिंधी में लिख दिया है ना शोएब, क्या लिख दिया सिंधी में। आए जो अल्लाह भला करे, ना आए जो फैमिली के अल्लाह खुश रखे। असा के आए बोझ याद अचना, ना आए असा के आए दुआओं में याद रखे जा। ना आए मेमोनिन, मेमोनिन क्या है। मेमोनिन जो मजाक ना उदायो। असा खे, असा के खराब लगी विने तो, खराब लगी विने तो। असा खे तो समझ में आ गया।
खराब लगी, अच्छा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके, हंसा खी खराब लगी मैंने तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके जी। हसन रिजवी पागल हो गए, सिंधी मैसेज आ गए। हैप्पी बर्थडे टू अ मदर हु गेव बर्थ टू सच एन अमेजिंग टीचर वी एवर हैड। थैंक यू बेटे महाद। मैंने अम्मी से कमिटमेंट ली हुई है, मैंने कहा अम्मी जैसे सेशन खत्म होगा मैंने मालिश करने आना है। अब बहुत हो गई, आपने बहुत टाल मटोल कर ली है। अच्छा मेमनी है, मुझे लगा सिंधी है। आपके सामने कॉल करो, नहीं नहीं सामने कॉल नहीं करो। रोहान जागा हुआ था मेरे ख्याल से, अब पता नहीं सो गया हो। वर्कशॉप में लाता हूँ रोहान को, चलो। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।